ड्रामा की स्टार्टिंग वुशुली और उसके प्रेमी ली शुएगांग यानी गांगजी से होती है। गांगजी अगले दिन कॉलेज जाने वाला है। जाने से पहले वो शूली से कहता है, शूली, मैं कल कॉलेज चला जाऊंगा। जाने से पहले तुम अपना पहला अनुभव मुझे क्यों नहीं दे देती? गांगजी की बात सुनकर शूली घबरा जाती है। वो धीमी आवाज़ में उसे ब्रदर गैंग कहकर बताती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, मगर गांगजी उसे भरोसा दिलाता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके साथ बहुत जेंटल रहेगा और उसे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देगा। इसके बाद वो शूली को कुछ न बोलने, अपनी आंखें बंद करने और बस उस पल को महसूस करने के लिए कहता है। शूली उसके प्यार और वादों पर भरोसा कर लेती है। कुछ समय बाद शूली की माँ ली सुकिन को पता चल जाता है कि वो गांगजी से मिलकर आई है। माँ उससे पूछती है, क्या तुम गांगजी से मिलने गई थी? शूली घबराकर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ पहले ही सब समझ चुकी होती है। वो शूली को सामने वाले गांव की एक लड़की का उदाहरण देती है। माँ बताती है कि पिछले साल उस लड़की ने भी गैंगजी पर भरोसा करके खुद को उसके हवाले कर दिया था, मगर बाद में गैंगजी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अब पूरे गांव में उस लड़की और गैंगजी की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ शूली के मन में गैंगजी का वादा घूम रहा होता है कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वो उसी से शादी करेगा। शूली अपनी माँ की चेतावनी मानने के बजाय कहती है कि गांगजी ऐसा आदमी नहीं है। माँ सीधे पूछती है कि क्या उसने सच में खुद को गांगजी को सौंप दिया है। शूली ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती कि उसकी माँ गुस्से में उसे मारने लगती है। वो शूली को बेशर्म कहते हुए समझाती है कि अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। अगर गाँव में उसकी रेपुटेशन खराब हो गई तो वो लोगों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाएगी। शूली रोते हुए माँ को रुकने के लिए कहती है। वो लगातार यही बोलती है कि वो गांगजी से प्यार करती है। माँ गुस्से में उसे बाहर जाकर घुटनों के बल बैठने का आदेश देती है। बाहर बैठी शूली फिर कहती है कि वो और गैंगजी सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। गैंगजी भी उससे उतना ही प्यार करता है। माँ उसे नासमझ बताते हुए समझाती है कि गैंगजी कॉलेज में पहुंच गया है, जबकि शूली एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई। दोनों की जिंदगी अब अलग रास्तों पर जा रही है और भविष्य में उनका साथ रहना लगभग इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए माँ अपनी कठिन जिंदगी को याद करके रोने लगती है, मगर शूली अब भी खुद को गलत नहीं मानती। उसका कहना है कि गैंगजी से प्यार करना कोई गलती नहीं है। माँ के बार बार समझाने के बावजूद शूली अपना डिसीजन नहीं बदलती। आखिरकार वो अपना सामान लेकर घर से निकलने लगती है। माँ गुस्से में कहती है, वो शूली, अगर एक बार इस घर से चली गई तो फिर वापस मत आना। उसका छोटा भाई शुबिन दौड़कर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। शूली उसे मन लगाकर पढ़ाई करने को कहती है। वो बताती है कि शहर जाकर काम करेगी और जब पैसे कमाने लगेगी तब पूरे फैमिली को शहर ले आएगी। माँ पीछे से उसे रोकने के बजाय गुस्से में बुरा भला कहती रहती है, लेकिन शूली घर छोड़कर चली जाती है। घर से निकलने के बाद शूली सीधे गैंगजी के पास पहुंचती है। गैंगजी उसे अचानक वहां देखकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। शूली सबसे पहले उस बात का सच जानना चाहती है जो उसकी माँ ने बताई थी। वो गैंगजी से पूछती है कि क्या उसने ह्यू फैमिली की लड़की के साथ संबंध बनाकर बाद में उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। गैंगजी तुरंत इन आरोपों को झूठ बताता है। वो कहता है कि शूली को गांव वालों की बेकार बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। वो केवल शूली से प्यार करता है। शूली एक बार फिर उसे साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने उसके साथ भी वैसा ही किया तो वो पूरी जिंदगी उसे माफ नहीं करेगी। गैंगजी जवाब देता है कि वो भला शूली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसी दौरान गैंगजी को पता चलता है कि शूली शहर जाने वाली है। शूली बताती है कि वो शहर में नौकरी खोजेगी। ऐसा करने से वो गैंगजी के पास भी रह सकेगी और दोनों अक्सर मिल पाएंगे। ये सुनकर गैंगजी खुश होने के बजाय सवाल करता है कि शहर आना बहुत बड़ा डिसीजन है। फिर शूली ने पहले उससे बात क्यों नहीं की। शूली पूछती है कि क्या वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो समझाती है कि शहर में काम करने का मतलब है कि वो गैंगजी के पास रहेगी। गैंगजी अनमने ढंग से उसके डिसीजन को मान लेता है। वो कहता है कि कुछ देर बाद दोनों रहने के लिए कोई जगह खोजेंगे, मगर मकान खोजने से पहले ही वो शूली से दोबारा शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताता है। वो कहता है कि वो अभी और इंतजार नहीं कर सकता। शूली और गांगजी एक जगह अकेले होते हैं कि अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं। वे खुद को ऑफिसर बताते हुए कहते हैं कि किसी ने यहाँ इलीगल काम होने की रिपोर्ट की है। वे दोनों को कपड़े पहनकर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। शूली बहुत डर जाती है। गांगजी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है और उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो ऑफिसर्स से नरमी दिखाने की विनती करता है। वो कहता है कि वे अभी अभी शहर आए हैं। ऑफिसर उनसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है। दोनों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। इस पर वो उनके
काम को हुलिगनिज्म बताकर स्टेशन ले जाने की धमकी देता है। गांगजी उनसे रहम मांगते हुए फाइन देने को तैयार हो जाता है। ऑफिसर 50 युआन का फाइन बताता है। गांगजी के पास अपने कॉलेज की ट्यूशन देने के बाद ज्यादा पैसे नहीं बचने वाले होते हैं, इसलिए वो शूली से पूछता है कि शहर आते समय वो कितने पैसे लाई है। शूली बताती है कि उसके पास कुल 100 युआन थे। उसने अभी तक कमरा भी रेंट नहीं किया और फाइन देने के बाद केवल 50 युआन बचेंगे। वो परेशान होकर पूछती है कि इतने कम पैसों में अब क्या करेगी। गैंगजी उसे चिंता न करने को कहता है। वो फिर वादा करता है कि ग्रेजुएशन के बाद पैसे कमाकर उसका ध्यान रखेगा। शूली भावुक होकर कहती है कि गैंगजी को कभी उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही खुद को पूरी तरह उसे सौंप चुकी है। गैंगजी कहता है कि वो शूली को पसंद करता है, पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। शूली 50 युआन देकर मामला खत्म करती है। बाहर आने के बाद दोनों सुनते हैं कि वे लोग असली ऑफिसर नहीं बल्कि नकली थे। शूली गुस्से में उनके पास जाकर पैसे वापस मांगना चाहती है, मगर गांगजी उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर वे पुलिस स्टेशन गए और कॉलेज को इस बारे में पता चला तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। शूली एक लड़की है और अगर ये बात स्कैंडल बन गई तो उसकी रेपुटेशन भी खराब होगी, इसलिए गैंगजी उसे फिलहाल चुपचाप नुकसान सहने के लिए कहता है। इसके बाद वो देर होने का बहाना बनाकर स्कूल जाने लगता है। शूली उसे रोकती है, लेकिन गैंगजी अपना सामान उसे पकड़ा देता है। वो कहता है कि अगर रास्ते में उसके फ्यूचर क्लासमेट्स मिल गए और उन्होंने उसे ये गांव वाला सामान उठाए देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। कॉलेज पहुंचकर शूली वहां पढ़ने वाली शहर की खूबसूरत लड़कियों को देखती है। वो मन ही मन सोचती है कि काश वो भी एंट्रेंस एग्जाम पास करके कॉलेज आ पाती। गैंगजी उसे स्कूल के बाहर एक जगह इंतजार करने को कहता है। उसका कहना है कि रजिस्ट्रेशन खत्म करने के बाद वो वापस आकर शूली को ले जाएगा। शूली अकेलेपन से डरते हुए उसे रोकना चाहती है, लेकिन गैंगजी उसकी बात पूरी सुने बिना अंदर चला जाता है। शूली वहीं उसके लौटने का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन गैंगजी वापस नहीं आता। परेशान शूली स्कूल गेट पर मौजूद ऑफिसर से अंदर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को खोजने की परमिशन मांगती है। ऑफिसर बताता है कि यूनिवर्सिटी रात के समय आउटसाइडर्स के लिए बंद रहती है। अगर उसे किसी से मिलना है तो अगले दिन वापस आना होगा। शूली विनती करती है कि आज रात गैंगजी से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मगर ऑफिसर उसकी परेशानी समझने के बजाय कहता है कि ये स्कूल है, हंगामा करने की जगह नहीं। वो शूली को वहाँ से चले जाने का आदेश देता है। बाहर अकेली बैठी शूली को अपनी माँ की बात याद आती है कि गैंगजी कॉलेज पहुँच गया है और वो एग्ज़ाम में फेल हो चुकी है, इसलिए दोनों का साथ इम्पॉसिबल है। पहली बार उसके मन में भी सवाल उठता है कि गैंगजी उसके जैसी लड़की को क्यों अपनाएगा, लेकिन उसी समय वो सोचती है कि अगर गैंगजी सच में उसे नहीं चाहता तो उसने उसके साथ संबंध क्यों बनाए और प्यार का वादा क्यों किया। शूली तुरंत अपने शक को दबा देती है। वो खुद से कहती है कि गैंगजी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने खुद कहा था कि वो उससे प्यार करता है। मगर शूली को अब भी ये समझ नहीं आता कि वो इस समय कहाँ है। सड़क किनारे बैठी बैठी शूली की आंख लग जाती है। तभी एक युवक उसे देखकर पूछता है कि वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ती है और यहाँ क्यों सो रही है। अनजान आदमी को देखकर शूली घबरा जाती है। वो युवक उसे डरने से मना करता है। अपनी पहचान बताते हुए कहता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं, बल्कि इसी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में टीचर है। भरोसा दिलाने के लिए वो अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है। वो शूली से कहता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उसे बता सकती है, क्योंकि इस तरह बाहर सोना सुरक्षित नहीं है। शूली बताती है कि वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पढ़ता है और वो आज ही वुजियागो से शहर आई है। अभी तक उसे रहने की कोई जगह भी नहीं मिली। टीचर एक बार फिर कहता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो शूली को यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस ले जाने का प्रस्ताव देता है, क्योंकि वो जगह सड़क से ज़्यादा सुरक्षित होगी। शूली उसका आईडी देखने के बाद उसे मिस्टर शू कहकर धन्यवाद देती है और उस पर भरोसा जताती है। मगर उसके सामने एक और प्रॉब्लम है। शूली को नहीं पता कि गेस्ट हाउस का रेंट कितना होगा। मिस्टर शू भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं जानता, इसलिए वहाँ चलकर पूछने को कहता है। वो शूली का भारी सामान उठाने लगता है। शूली मना करती है, मगर मिस्टर शू कहता है कि बैग काफ़ी भारी है और वो इसे ले जाएगा। उसकी मदद देखकर शूली को गैंगजी याद आता है, जिसने क्लासमेट्स के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए यही सामान उसके हाथ में पकड़ा दिया था। गेस्ट हाउस पहुंचने पर पता चलता है कि सारे कमरे भरे हुए हैं। शूली कहती है कि वो बाहर कोई दूसरी जगह खोज लेगी। मिस्टर शू कुछ सोचने के बाद उसे अपने कमरे में रुकने का प्रस्ताव देता है। उसका कमरा पास के फैकल्टी हाउसिंग बिल्डिंग में है और वो खुद बाहर कहीं रात गुजार सकता है। शूली उसे परेशान नहीं करना चाहती और खुद कोई रास्ता खोजने की बात करती है। मिस्टर शू समझ जाता है कि वो अकेले आदमी के घर जाने से डर रही है। वो दोबारा अपना स्टाफ आईडी निकालकर शूली को देता है और कहता है कि अगर उसे शक है तो आईडी अपने पास रख सकती है। उसकी सिंसेरिटी देखकर शूली उसके साथ जाने को मान जाती है।
रास्ते में चलते हुए शूली के मन में अभी भी थोड़ी घबराहट होती है। वो सोचती है कि ये आदमी असल में कौन है और कहीं उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। साथ ही वो गैंगजी के बारे में भी सोचती रहती है। मिस्टर शू उसकी परेशानी समझकर कहता है कि अंदर पहुंचते ही वो वहां से चला जाएगा। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर वो शूली को अंदर बुलाता और थोड़ी देर सोफा पर बैठने को कहता है। वो सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लेने आया है और उसके बाद तुरंत बाहर चला जाएगा। मिस्टर शू बताता है कि उसने बेड पर साफ शीट्स और कवर्स लगा दिए हैं। शूली आराम से उसी बेड पर सो सकती है। शूली उसका धन्यवाद करती है। जाने से पहले मिस्टर शू समझ जाता है कि शूली ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। वो खुद भी भूखा होने की बात कहकर दोनों के लिए नूडल्स बनाने चला जाता है। कुछ देर बाद वो गरम नूडल्स शूली के सामने रखकर खाना शुरू करने को कहता है। खाना खाते समय वो लड़की का नाम पूछता है। शूली पहली बार अपना पूरा नाम व्यू शूली बताती है। मिस्टर शू उसे उदास देखकर मन ही मन सोचता है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे वो इतनी दुखी है। खाना खत्म होने पर मिस्टर शू बर्तन उठाने लगता है। शूली उसे रोककर खुद सफाई करना चाहती है, लेकिन वो शूली को आराम करने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। आधी रात को शूली नीचे आती है तो मिस्टर शू उसे बाहर रखी बेंच पर सोता मिलता है। वो कई बार उसे आवाज़ देकर जगाती है और पूछती है कि अपने कमरे में सोने के बजाय इस बेंच पर क्यों लेटा हुआ है। जागने के बाद मिस्टर शू उसे शाओ वू कहकर पूछता है कि वो नीचे क्यों आई। शूली समझ जाती है कि उसके पास भी रात बिताने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। मिस्टर शू बताता है कि उसने शूली से ये बात जानबूझकर छिपाई नहीं थी। वो पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ और फिर इसी यूनिवर्सिटी में उसकी पोस्टिंग हुई। इंग्लिश डिपार्टमेंट में मेल टीचर्स बहुत कम हैं, इसलिए उसके लिए रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकी। वो कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कहीं और रात काट लेगा, मगर शूली तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि उसे मिस्टर शू पर पूरा भरोसा है। अगर वो बाहर बेंच पर सोया रहा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मिस्टर शू को शूली की रेपुटेशन की चिंता है। वो समझाता है कि अगर लोगों को पता चला कि एक पुरुष और महिला एक ही कमरे में रात भर रुके हैं तो बदनामी शूली की होगी। लेकिन शूली फिर दोहराती है कि वो उससे नहीं डरती और उस पर भरोसा करती है। वो मिस्टर शू को वापस कमरे में सोने के लिए कहती है ताकि ठंड में उसकी तबीयत खराब न हो। आखिरकार दोनों अंदर लौट आते हैं। मिस्टर शू शूली को दिन भर की थकान के कारण जल्दी आराम करने को कहता है और शूली भी उसे सोने के लिए कहती है। अगली सुबह शूली देर से जागती है। बाहर आकर वो मिस्टर शू से माफ़ी मांगती है और पूछती है कि घर का कोई काम बचा है तो वो कर देगी, लेकिन मिस्टर शू सारे काम पहले ही पूरा कर चुका होता है और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। खाते समय शूली उससे कहती है कि वो उसे शाओ वू कहने के बजाय शूली बुला सकता है, क्योंकि बाकी सभी लोग भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। मिस्टर शू उसका नाम दोहराकर कहता है कि ये बहुत सुंदर नाम है। फिर वो उसे फ्राइड डो स्टिक खाने के लिए देता है। मिस्टर शू पूछता है कि शहर आने के बाद उसका मुख्य प्लान केवल बॉयफ्रेंड को खोजना है या वो कुछ और करना चाहती है। शूली बताती है कि पहले वो गैंगजी को खोजेगी और उसके बाद नौकरी ढूंढेगी। ये सुनकर मिस्टर शू उससे बॉयफ्रेंड का नाम लिखने को कहता है। उसकी कुछ देर में क्लास है और वो यूनिवर्सिटी में गैंगजी को खोजने की कोशिश करेगा। चाहे कोई खबर मिले या न मिले, वो 11 बजे तक वापस आकर शूली को बता देगा। शूली उसे आराम से काम पर जाने के लिए कहती है। वो भरोसा देती है कि उसके जाने के बाद घर के बाकी सभी काम खुद कर लेगी। कुछ समय बाद मिस्टर शू वापस लौटता है और शूली को बताता है कि उसने ली शुएगंग को खोज लिया है। हैरानी की बात यह है कि शुएगंग उसी का स्टूडेंट निकला। मिस्टर शू ने क्लास में उसका नाम लेकर उसे बुलाया और शूली के पास ले आया। गांगजी को देखते ही शूली पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ चला गया था। उसने स्कूल गेट पर आधी रात तक उसका इंतजार किया था। गांगजी सीधे जवाब देने के बजाय पहले मिस्टर शू का धन्यवाद करता है कि उसने रात भर शूली की देखभाल की। मिस्टर शू गंभीरता से गांगजी को समझाता है कि जब उसने शूली को अपनी गर्लफ्रेंड चुना है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसे उठानी होगी। एक जवान लड़की का अनजान शहर में आधी रात तक अकेले रहना बहुत खतरनाक हो सकता था। गांगजी वादा करता है कि आगे से वो शूली का पूरा ध्यान रखेगा। मिस्टर शू शूली को अपने कमरे की स्पेयर की देता है। वो कहता है कि रहने की जगह मिलने के बाद शूली वापस आकर अपना सामान ले सकती है। मिस्टर शू को 3 बजे तक यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ काम है। वो शूली को भरोसा देता है कि किसी भी परेशानी में वो उसे खोज सकती है। शूली मदद के लिए उसका धन्यवाद करती है और गैंगजी के साथ तुरंत मकान खोजने जाने की बात कहती है। मिस्टर शू के जाते ही गांगजी का व्यवहार बदल जाता है। वो शूली को ही गलत बताते हुए पूछता है कि वो आधी रात में किसी अनजान आदमी के घर कैसे जा सकती थी। शूली उसे याद दिलाती है कि पिछली रात वही उसे स्कूल के बाहर अकेला छोड़कर गायब हुआ था। वो फिर पूछती है कि आखिर वो कहाँ चला गया था। गांगजी बहाना बनाता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद उसे नींद आ रही थी। उसने केवल 10 मिनट सोने का सोचा था, लेकिन आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। तब उसे लगा कि शूली अपने आप कहीं चली गई होगी, इसलिए वो बाहर उसे खोजने नहीं आया। शूली बताती है कि वो पूरी रात स्कूल गेट पर उसका इंतज़ार करती रही। अगर मिस्टर शू उसे सहारा नहीं देता तो उसके पास सोने तक की जगह नहीं होती।
लेकिन गैंगजी माफ़ी मांगने के बजाय शक करने लगता है। वो कहता है कि मिस्टर शू बहुत हैंडसम है और श्यूली भी सुंदर है, तो क्या सच में दोनों ने रात को कुछ नहीं किया? श्यूली गुस्से में बताती है कि वे अलग अलग जगह सोए थे। गैंगजी स्पेयर की देखकर शक और बढ़ा देता है। वो कहता है कि कोई आदमी बिना मतलब की क्यों देगा। फिर वो श्यूली को छूकर खुद जांचने की बेहुदा बात करता है। श्यूली उसे रोकते हुए कहती है कि उसने अभी तक रहने का कमरा नहीं खोजा और गैंगजी को सिर्फ इसी बात की पड़ी है। वो मिस्टर शू का बचाव करते हुए उसे अच्छा इंसान बताती है। गैंगजी कहता है कि श्यूली एक दिन में ही उस आदमी का इतना पक्ष लेने लगी है और उसे अपने असली बॉयफ्रेंड की कोई परवाह नहीं। श्यूली उसके आरोपों से नाराज होकर कहती है कि वो हद पार कर रहा है। अपनी बात बिगड़ती देखकर गैंगजी इसे मजाक बताकर मामला शांत करता है। वो श्यूली के साथ मकान खोजने चलने को तैयार होता है। श्यूली पहले मिस्टर शू के कमरे से सामान लेने की बात करती है और गैंगजी भी उसके साथ चल पड़ता है। मिस्टर शू के कमरे पर पहुंचकर श्यूली गांगजी को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, मगर गांगजी उसकी बात नहीं मानता और पीछे पीछे अंदर आ जाता है। श्यूली पूछती है कि जब उसने बाहर रुकने को कहा था तो वो अंदर क्यों आया। गांगजी कहता है कि मिस्टर शू घर पर नहीं है और इस समय यहाँ केवल वे दोनों हैं। वो श्यूली को पकड़ते हुए कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया है। श्यूली तुरंत विरोध करती है। वो गांगजी को छोड़ने के लिए कहती है और याद दिलाती है कि ये प्रोफेसर शू का बेड है। फिर वो दुखी होकर पूछती है, क्या तुम्हारे और मेरे रिश्ते में सिर्फ यही एक चीज़ है? गांगजी उसकी बात को गलत बताते हुए कहता है कि श्यूली उसके दिल की सबसे कीमती इंसान है। ये केवल शारीरिक संबंध की बात नहीं है। वो जो कुछ करना चाहता है उसका कारण सिर्फ उसका प्यार है। श्यूली उसकी बात सुनकर पहले मकान खोजने चलने को कहती है, मगर गांगजी फिर वही जिद करता है। वो कहता है कि उसकी क्लासेस में बहुत समय चला जाएगा, इसलिए आज एक बार फिर उसकी इच्छा पूरी कर दे। श्यूली साफ इनकार करती है। वो चेतावनी देती है कि अगर गांगजी नहीं रुका तो वो सच में नाराज हो जाएगी, लेकिन गांगजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहते हुए नहीं रुकता। आखिर श्यूली उसे जोर से मार देती है। गांगजी गुस्से में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। श्यूली सीधा सवाल करती है कि क्या वो सच में उसके साथ सिंसियर है। गांगजी तुरंत जवाब देता है कि वो पूरी तरह सिंसियर है। वो श्यूली से अपने प्यार पर शक न करने को कहता है और फिर शारीरिक संबंध को प्यार जताने का तरीका बताता है। श्यूली अब भी नाराज रहती है। गांगजी माफी मांगकर वादा करता है कि आगे से उसकी परमिशन के बिना कभी फोर्स नहीं करेगा। श्यूली साफ कहती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। मगर माफी मांगने के तुरंत बाद गांगजी कहता है कि दोपहर में उसकी क्लास है और उसे जाना होगा। वो श्यूली से मकान मिलने पर खबर देने को कहता है। श्यूली हैरानी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ मकान खोजने नहीं जाएगा। गांगजी देर होने का बहाना बनाता है। श्यूली बताती है कि वो इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेली है, लेकिन गांगजी कहता है कि वो भी पहली बार शहर आया है। श्यूली अब एडल्ट है, इसलिए उसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना सीखना चाहिए। इतना कहकर वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। गांगजी के चले जाने के बाद श्यूली उसकी बात दोहराती है कि उसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी चाहिए। वो अपने घर की हालत याद करती है। उसकी माँ अकेले खेती करके पूरा परिवार चला रही है और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए ट्यूशन की ज़रूरत है। श्यूली फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ किए बिना नहीं बैठ सकती। अपने भविष्य और फैमिली के लिए वो इस शहर में टिककर काम करने का पक्का डिसीजन लेती है। श्यूली शहर की गलियों में अपने लिए काम और किराए का कमरा खोजने निकलती है। आसपास लोग अपने सामान और फूल बेच रहे होते हैं, जबकि श्यूली हर मकान मालिक से एक मौका मांग रही होती है। वो पूछती है कि क्या पहले केवल 2 महीने के लिए कमरा रेंट पर मिल सकता है, लेकिन मकान मालिक उसे तुरंत चले जाने को कहते हैं। कोई कहता है कि यहाँ इतने कम समय के लिए कमरा नहीं दिया जाता, तो कोई बिना उसकी पूरी बात सुने दूसरी जगह जाने के लिए कह देता है। श्यूली एक के बाद एक कई जगह कोशिश करती है, मगर हर जगह से उसे सिर्फ इनकार मिलता है। मकान खोजते हुए श्यूली को अचानक पीछे से यनफंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो काफ़ी देर से उसे खोज रहा था। श्यूली बताती है कि वो रहने के लिए कमरा तलाश रही है। यनफंग पूछता है कि लाई शुएगंग उसके साथ क्यों नहीं है। श्यूली कहती है कि शुएगंग क्लास के लिए चला गया। ये सुनकर यनफंग कुछ समझ जाता है और श्यूली को तुरंत अपने साथ घर चलने को कहता है। उसके पास पूछने के लिए एक ज़रूरी बात है। घर पहुंचकर यनफंग बेडिंग पर खून देखता है। वो पूछता है कि श्यूली को कहीं चोट तो नहीं लगी। श्यूली बताती है कि खून उसका नहीं, गांगजी का है। वो पूरी बात बताती है कि पैसे लेने वापस आते समय गैंगजी पीछे पीछे कमरे में आ गया था। उसके न रुकने पर श्यूली ने गलती से उसके सिर पर चोट मार दी और खून निकल आया, लेकिन अब वो ठीक है और क्लास में चला गया है। युनफेंग गंभीर होकर कहता है कि भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन बने तो श्यूली को तुरंत पुलिस बुलानी चाहिए। फिर वो एक और ज़रूरी बात बताता है, उस दोपहर फ्रेशमैन की कोई क्लास थी ही नहीं।
शूली समझ जाती है कि गांगजी ने उससे झूठ बोला था, मकान खोजने में मदद न करनी पड़े, इसलिए उसने क्लास का बहाना बनाया। यूफेंग पूछता है कि क्या शूली को कोई सूटेबल कमरा मिला। उसके मना करने पर वो खुद साथ चलने को तैयार हो जाता है। शूली उसे और परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन यूफेंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे मकान खोजने ले जाता है। रास्ते में शूली मन ही मन सोचती है कि काश गांगजी भी यूफेंग की तरह उसकी परवाह करता। यूनफंग की मदद से शूली को आखिर एक छोटा कमरा मिल जाता है। मकान मालकिन दोनों को साथ देखकर पूछती है कि क्या वे कपल बनकर यहाँ रहेंगे। वो पहले ही चेतावनी देती है कि कमरे में ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए और उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए। शूली शर्माते हुए साफ करती है कि वो अकेली रहेगी और यूनफंग उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। मकान मालकिन उसे सावधान रहने के लिए कहती है। कमरा पसंद आने के बाद रेंट की बात होती है। शूली बताती है कि उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं और पूछती है कि क्या पहले केवल 2 महीने का पेमेंट किया जा सकता है। मकान मालकिन साफ मना कर देती है। तुरंत अपने पास से पैसे देने लगता है। शूली उसे रोकते हुए कहती है कि वो अब उससे और पैसा नहीं ले सकती, मगर यूनफेंग उसकी बात नज़रअंदाज करता है। मकान मालकिन को पता चलता है कि वो टीचर है, तो वो 1 महीने का डिपॉजिट और 1 महीने का रेंट लेकर बाकी पेमेंट हर महीने लेने को तैयार हो जाती है। पेमेंट करने के बाद यूनफेंग शूली को कमरा साफ करने के लिए कहता है। वो खुद ज़रूरी सामान लेने बाहर जाता है। शूली बताती है कि उसके वोवन बैग में एक पतला मैट्रेस है और फिलहाल वो उसी से काम चला लेगी। पिछले 2 दिनों में यूनफेंग पहले ही उसकी बहुत मदद कर चुका है। कुछ देर बाद यूनफेंग कई बैग्स लेकर लौटता है। एक बैग में पूरा क्विल्ट और पिलोज का सेट है। शीट्स और कवर्स नए खरीदे गए हैं और इस्तेमाल से पहले धोए भी गए हैं। दूसरे बैग में वाटर बॉटल और कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, जिनसे शूली दीवारों को कवर कर सकती है। यूनफेंग समझाता है कि न्यूज़पेपर्स लगाने से दीवारें साफ दिखेंगी और कमरे में थोड़ी फैमिलियर फीलिंग आएगी। इससे शूली को नई जगह के साथ एडजस्ट करने में आसानी होगी। इतनी मदद देखकर शूली पूछती है कि वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। यूनफेंग इसे छोटी सी मदद बताता है। उसका कहना है कि मुश्किलें टेम्पररी होती हैं। भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम हो तो शूली सीधे उसे बता सकती है, क्योंकि एक जवान लड़की का अनजान शहर में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। शूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूनफेंग पूछता है कि वो रो क्यों रही है। शूली उसे कमरे में बैठकर थोड़ा आराम करने को कहती है और पानी देती है। यूनफेंग उससे कहता है कि अब वो उसे प्रोफेसर शू कहने के बजाय यूनफेंग बुला सकती है। शूली मुस्कुराकर उसे ब्रदर यूनफेंग कहने लगती है। यूनफेंग उसकी मुस्कान देखकर कहता है कि वो हंसते हुए बहुत सुंदर लगती है। ये सुनकर शूली सोच में पड़ जाती है। उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद यूनफेंग उसे पसंद करता है, लेकिन वो तुरंत इस ख्याल को इम्पॉसिबल मानती है। वो खुद को शहर में नई आई गाँव की लड़की समझती है, जिसका बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता भी टूटने की तरफ है, जबकि यूनफेंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। शाम होने पर यूनफेंग उसे यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में खाना खिलाने का प्रस्ताव देता है। कैफेटेरिया पहुंचकर यूनफेंग शूली के लिए खाना लाता है। वो उससे कहता है कि अगर खाना कम पड़े तो और ले आएगा। शूली आसपास गैंगजी को खोजने लगती है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है या इस कैफेटेरिया में आता भी है या नहीं। यूनफेंग उसकी प्लेट में ज़्यादा मीट रखता और ठीक से खाने के लिए कहता है। बातचीत के दौरान शूली को पता चलता है कि यूनफेंग केवल 23 साल का है। वो हैरानी से कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इतनी कम उम्र में टीचर बन गया। यूनफेंग मजाक में पूछता है कि क्या वो बूढ़ा दिखता है। शूली तुरंत मना करती है। उसका मतलब केवल इतना था कि टीचिंग करते देखकर उसने यूनफेंग की उम्र ज़्यादा समझी थी। वो उसकी तारीफ करते हुए उसे कम उम्र में सफल और प्रॉमिसिंग बताती है। यूनफेंग उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। शूली कारण पूछती है, लेकिन वो कहता है कि अभी नहीं बता सकता, सही मौका आने पर ज़रूर बताएगा। यूनफेंग का परिचित उसे शूली के साथ देखकर गर्लफ्रेंड मिलने की बात कहता है। यूनफेंग इसे नॉनसेंस बताकर टाल देता है। पास में बैठा एक दूसरा व्यक्ति शूली को ध्यान से देखता हुआ कहता है कि वो किसी लड़की जैसी दिखाई देती है। शूली पूछती है कि वो कौन है। यूनफेंग बताता है कि उसका नाम शाओ जिंगहाई है। वो इसी यूनिवर्सिटी के चाइनीज डिपार्टमेंट में टीचर है। यूनफेंग और चाओ ने एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और बाद में दोनों को एक ही जगह काम मिला, इसलिए वे काफ़ी करीब हैं। खाना खाते हुए शूली कहती है कि इसके बाद वो गैंगजी को खोजने जाएगी। यूनफेंग उससे पूछता है कि क्या उसे सच में अभी भी गैंगजी से मिलना ज़रूरी है। शूली अपने डिसीजन पर कायम रहती है। यूनफेंग उसे रोकता नहीं, लेकिन एक वादा लेता है कि वो अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। कैफेटेरिया से निकलते समय शूली को गांगजी दिखाई दे जाता है। गांगजी उसे यूनफेंग के साथ देखकर तुरंत सवाल करता है कि वो फिर उसी आदमी के साथ क्यों घूम रही है और अब उसे ब्रदर यूनफेंग भी क्यों बुला रही है। शूली बताती है कि दोपहर में रेंट के लिए उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए मिस्टर शू ने अपनी तरफ से 50 युआन देकर उसकी मदद की। गांगजी उल्टा शूली पर भड़क जाता है। वो पूछता है कि प्रॉब्लम होने पर वो उसके पास क्यों नहीं आई, आखिर वो उसका बॉयफ्रेंड है। शूली उसे याद दिलाती है कि उसके पास कुल 100 युआन थे, जिनमें से 50 होटल वाले ठग ले गए थे।
ये बात गैंगजी को पहले से पता थी। अपनी गलती समझकर गैंगजी माफ़ी मांगता है, लेकिन शूली अभी खत्म नहीं हुई होती। वो पूछती है कि दोपहर में फ्रेशमैन की कोई क्लास नहीं थी, फिर उसने झूठ क्यों बोला? क्या वो सिर्फ मकान खोजने से बचना चाहता था? गैंगजी स्वीकार करता है कि उसने झूठ बोला था, मगर तुरंत नई कहानी बना देता है। उसका कहना है कि वो चोरी छिपे शूली के लिए मकान खोजने गया था। वो उसके लिए बड़ा और सुंदर घर लेना चाहता था, लेकिन अपने पास कम पैसे होने के कारण कुछ नहीं कर पाया। वो माफ़ी मांगकर कहता है कि उसके कारण शूली को शहर आकर बहुत परेशानी उठानी पड़ी। शूली उसकी कहानी पर बहस नहीं करती, वो सिर्फ बताती है कि कमरा पहले ही रेंट हो चुका है। गैंगजी तुरंत वो कमरा देखने की इच्छा जताता है और शूली के साथ चल देता है। शूली का कमरा देखने के बाद गांगजी कहता है कि जगह अच्छी है, मगर थोड़ी देर में वो फिर वही पुरानी बात शुरू कर देता है। वो पूछता है कि क्या आज वे इसी कमरे में दोबारा संबंध बना सकते हैं। शूली साफ कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती। गांगजी फिर भी उसे मनाने और पकड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार एक और मौका मांगता है, लेकिन शूली लगातार मना करती रहती है। उसी समय युनफेंग कमरे में आ जाता है। वो गांगजी को शूली के साथ जबरदस्ती करते देखकर कहता है कि उसे पहले से पता था कि ये आदमी ठीक नहीं है। गांगजी गुस्से में पूछता है कि युनफेंग का इस मामले से क्या लेना देना है। शूली उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए दोनों के बीच जो भी हो वो उनका पर्सनल मैटर है। युनफेंग जवाब देता है कि गैंगजी का शूली से कोई भी रिश्ता हो, उसे इस तरह बुली करने का अधिकार नहीं है। गैंगजी उसकी बात मानने के बजाय दोनों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। गांगजी के जाने के बाद युनफेंग शूली से पूछता है कि क्या वो हमेशा उसके साथ इसी तरह पेश आता है। शूली कुछ ठीक से नहीं कह पाती। युनफेंग फिर सीधा सवाल करता है कि क्या वो सच में गांगजी से प्यार करती है। शूली तुरंत जवाब नहीं देती। युनफेंग उसे ध्यान से सोचने के लिए कहता है। वो पूछता है कि लाई शुएगांग ने अब तक उसके साथ कैसा व्यवहार किया और क्या वो सच में उसे पसंद करता है। शूली सिर्फ इतना कह पाती है कि शुएगांग ने उससे प्यार करने की बात कही थी। युनफेंग समझाता है कि किसी इंसान की सच्चाई उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कामों से पहचानी जाती है। शूली को गैंगजी का पुराना वादा याद आता है कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वो उसी से शादी करेगा, मगर उसके सामने गैंगजी के पिछले सारे काम भी आने लगते हैं। वो सोचती है कि शारीरिक संबंध की मांग करने के अलावा गैंगजी ने उसके लिए क्या किया है। उसने उसकी देखभाल तक युनफेंग जितनी नहीं की। शूली पहली बार गंभीरता से पूछती है कि क्या गैंगजी ने कभी सच में उससे प्यार किया था। इसी के साथ उसे अपना पहला अनुभव गैंगजी को देने का पछतावा होने लगता है। वो खुद से पूछती है कि उस समय उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। युनफेंग उसे उदास न होने के लिए कहता है, जो हो चुका है अब उसका सामना करना होगा। वो मानता है कि उस समय शूली सच में गांगजी से प्यार करती होगी, लेकिन वो इमेच्योर लव भी हो सकता है। शूली उसकी समझदारी के लिए धन्यवाद देती है और उसे अच्छा इंसान बताती है। युनफेंग मन ही मन कहता है कि उसे खुद नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा है। शायद उसकी मदद के पीछे उसके अपने सेल्फिश फीलिंग्स भी हैं। रात ज्यादा होने पर वो शूली को आराम करने के लिए कहता है। युनफेंग अगली सुबह वापस आने का वादा करता है और शूली को दरवाजा ठीक से लॉक करने की याद दिलाता है। जाते समय शूली उसे ब्रदर युनफेंग कहकर कल मिलने की बात करती है। अगली सुबह 8 बज जाते हैं, लेकिन युनफेंग नहीं आता। शूली को चिंता होती है कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। वो तुरंत उसके कमरे पर पहुंचती और कई बार आवाज़ देती है। अंदर जाकर देखती है कि युनफेंग की हालत ठीक नहीं है। वो ठंड लगने की बात करता है। शूली उसके माथे को छूकर समझ जाती है कि उसे तेज़ बुखार है। वो पूछती है कि घर में मेडिसिन कहाँ रखी है। युनफेंग डेस्क की ड्रॉर की तरफ इशारा करता है। शूली उसे दवा देती और पूरी जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करने लगती है। काफ़ी कोशिश के बाद उसका तापमान कम हो जाता है। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आती है। शूली को उनमें गैंगजी की आवाज़ पहचान में आती है। गैंगजी यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी के लोगों को साथ लेकर वहां पहुंच गया होता है। वो उन्हें बताता है कि शू युनफेंग और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच इम्प्रॉपर रिलेशनशिप है। शूली तुरंत सफाई देती है कि युनफेंग को बुखार था और तापमान कम करने के लिए वो उसका शरीर पोंछ रही थी, मगर सिक्योरिटी स्टाफ उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। उनके अनुसार युनफेंग को उस समय बुखार दिखाई नहीं दे रहा। वे उल्टा पूछते हैं कि शूली को उसके बुखार का पता कैसे चला और वो अपने बॉयफ्रेंड के टीचर के शरीर को क्यों पोंछ रही थी। शूली फिर कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात काट देते हैं। उनका कहना है कि सिचुएशन पहले ही साफ दिखाई दे रही है। एक सिक्योरिटी अधिकारी युनफेंग को चेतावनी देता है कि इसकी रिपोर्ट स्कूल में की जाएगी और उसे डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। गैंगजी भी शूली को बुरा भला कहता है। वो आरोप लगाता है कि शूली सुबह सुबह युनफेंग से मिलने आई थी। गांगजी बताता है कि उसने शूली को स्कूल में देखा और उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा। वो कहता है कि अब शूली को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस इंतज़ार करना चाहिए कि उसका ब्रदर युनफेंग स्कूल द्वारा पनिश किया जाए। युनफेंग शूली को चिंता न करने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो इस मामले को संभाल लेगा। समय बाद शूली
युनफेंग से उसके बारे में साफ साफ बात करती है। वो कहती है कि युनफेंग बहुत अच्छा इंसान है, रिस्पॉन्सिबल है, हैंडसम है और दूसरों के प्रति काइंड भी है, मगर उसके मन में अभी भी गैंगजी को लेकर एक सवाल बाकी है। शूली स्वीकार करती है कि गैंगजी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और शायद कई बार उससे झूठ भी बोला, फिर भी वो उसका पहला आदमी था। इसलिए स्यूली जानना चाहती है कि क्या गैंगजी ने अपनी ज़िंदगी में कभी एक पल के लिए भी सच में उससे प्यार किया था। इसके बाद स्यूली युनफेंग को लेकर अपनी परेशानी बताती है। वो कहती है कि युनफेंग इतना अच्छा है कि कभी कभी ये सब सच नहीं लगता। युनफेंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, जबकि वो गांव से आई एक साधारण लड़की है। उसे लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही मैच नहीं है। युनफेंग पहली बार अपनी फीलिंग्स पूरी तरह स्पष्ट करता है। वो बताता है कि उसने पहले कभी शूली जैसी स्पेशल लड़की नहीं देखी। शूली से मिलने के बाद ही उसे समझ आया कि किसी को देखकर दिल तेजी से धड़कने का एहसास कैसा होता है। फिर भी युनफेंग उस पर तुरंत डिसीजन देने का दबाव नहीं डालता। वो कहता है कि शूली पहले अपने पुराने रिलेशनशिप से जुड़ी सारी बातें क्लियर कर ले, उसके बाद जवाब दे सकती है। युनफेंग को इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी बीच शूली महसूस करती है कि युनफेंग का बुखार वापस बढ़ रहा है। वो उसकी मेडिसिन लेने जाती है। युनफेंग समझ जाता है कि शूली अब भी उसकी बहुत परवाह करती है। इसके बाद शूली हैरानी से पूछती है कि युनफेंग ने ऐसा कैसे कर दिया। युनफेंग तुरंत माफी मांगकर कहता है कि उससे ये जानबूझकर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद शूली मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आती है। वो कहती है कि इस सर्टिफिकेट के साथ दोनों सिक्योरिटी ऑफिस जाकर सुबह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। युनफेंग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। युनफेंग और शूली सर्टिफिकेट लेकर जा रहे होते हैं कि गैंगजी उन्हें फिर साथ देख लेता है। वो शूली को रोककर आरोप लगाता है कि दिन के उजाले में भी वो स्कूल के अंदर युनफेंग के साथ गलत काम कर रही है। शूली उसे समझाती है कि बात वैसी नहीं है जैसी वो सोच रहा है। युनफेंग को सच में बुखार था और उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। सुबह सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे युनफेंग का तापमान कम करते देखकर गलत समझ लिया था, मगर गैंगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि शूली अपनी सफाई अपने पास रखे। फिर वो घोषणा करता है कि आज से उनका रिलेशनशिप खत्म है। शूली हैरान होकर पूछती है कि वो सच्चाई जाने बिना उससे इतनी घटिया बात कैसे कह सकता है। गैंगजी जवाब देता है कि जब शूली उसके प्रति लॉयल नहीं रही तो वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसके बाद वो युनफेंग पर भड़कता है। गैंगजी कहता है कि टीचर होने का मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट को बुली कर सकता है। भले ही उसने शूली को छोड़ने का डिसीजन ले लिया हो, लेकिन युनफेंग ने उसकी गर्लफ्रेंड छीनी है और वो ये बात नहीं भूलेगा। युनफेंग जवाब देता है कि गैंगजी ने शूली के साथ कैसा व्यवहार किया ये वो खुद अच्छी तरह जानता है। उसके पास ऐसे आदमी से कहने के लिए कुछ नहीं है। गैंगजी वहां से अपने एक साथी के पास चला जाता है। उसका साथी उसकी चाल की तारीफ करता है। वो कहता है कि गैंगजी ने एक साथ युनफेंग को फंसा दिया और उस गांव की लड़की से भी पीछा छुड़ा लिया। गैंगजी खुले शब्दों में कहता है कि शूली उसके लिए सिर्फ एक प्लेथिंग थी। अगर वो उसे अपने साथ सोने भी नहीं देती तो उसे रिलेशनशिप में रखने का क्या फायदा था। ये सारी बातचीत शूली सुन लेती है। अब उसके सामने गैंगजी की सच्चाई पूरी तरह आ जाती है। वो समझ जाती है कि शुरुआत से ही उसने उसे प्यार नहीं, केवल इस्तेमाल करने की चीज समझा था। शूली वही फैसला करती है कि आज से लाई शुएगैंग और वू शूली का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म है। युनफेंग पूछता है कि क्या वो ठीक है। शूली खुद को संभालते हुए कहती है कि गैंगजी जैसा आदमी उसके आंसुओं के लायक नहीं है। इसके बाद वो युनफेंग के साथ वहां से चली जाती है। युनफेंग स्कूल अथॉरिटी के सामने सुबह की पूरी बात समझाता है। वो बताता है कि शूली केवल बुखार में उसकी देखभाल कर रही थी और उनके बीच कोई इम्प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं था। अथॉरिटी को सच्चाई समझ आ जाती है। वो कहता है कि लाई शुएगैंग ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने बिना सच जाने मैलिशियस रूमर्स फैलाए, फैकल्टी मेंबर को बदनाम किया और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया। स्कूल अथॉरिटी युनफेंग को भरोसा देता है कि मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। गैंगजी की हरकत स्कूल रूल्स का सीरियस वायलेशन है और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। युनफेंग मैटर क्लियर होने पर डायरेक्टर का धन्यवाद करता है। स्कूल अथॉरिटी के सामने सारी गलतफहमी दूर होने के बाद शूली जाने लगती है। युनफेंग पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। शूली उसे याद दिलाती है कि अभी उसका बुखार पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो उसे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। कुछ देर बाद शूली अपने आगे के प्लान के बारे में बात करती है। वो कहती है कि अब वो कोई नौकरी ढूंढना चाहती है। उसका लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना भी है। जहाँ तक युनफेंग के साथ उसके रिलेशनशिप का सवाल है, शूली अभी तुरंत कोई जवाब नहीं देती। युनफेंग उस पर प्रेशर डालने के बजाय कहता है कि वो उसके जवाब का इंतजार करेगा। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए युनफेंग उसे उसी जगह सोने के लिए कहता है। अगली सुबह वो अपनी क्लास के लिए निकलते हुए शूली को समय पर ब्रेकफास्ट करने की याद दिलाता है। शूली उसके साथ बाहर तक जाने के लिए तैयार हो जाती है।
क्लास के लिए निकलने से पहले यनफंग कुछ किताबें शूली को देता है। वो बताता है कि उसने ये बुक्स खास तौर पर उसके लिए चुनी हैं और ये उसकी पढ़ाई में मदद करेंगी। शूली किताबें लेकर उसका धन्यवाद करती है। यनफंग क्लास के लिए चला जाता है। तभी शूली को अचानक अपनी माँ दिखाई देती है। माँ उसे देखते ही भावुक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार उसने अपनी बेटी को खोज लिया। वो उस दिन शूली को मारने के लिए माफ़ी मांगती है और तुरंत अपने साथ घर चलने को कहती है, लेकिन शूली साफ मना कर देती है। माँ उसे समझाती है कि गेंगजी अच्छा आदमी नहीं है। गांव में उसकी रेपुटेशन पहले से बहुत ख़राब है। जब शूली बाहर स्कूल में पढ़ रही थी तब गेंगजी ने गांव में क्या क्या किया, इसके बारे में उसे बहुत सी बातें पता ही नहीं हैं, इसलिए माँ उसे गेंगजी से दूर रखना चाहती है। शूली बताती है कि गांगजी और उसका ब्रेकअप हो चुका है। माँ तुरंत पूछती है कि क्या गांगजी ने उसे छोड़ा है। शूली हाँ कहती है तो माँ गुस्से में गांगजी को खोजने निकलने लगती है। वो कहती है कि ब्रेकअप होना अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांगजी उनकी बेटी को अपमानित करके आराम से निकल जाए। वो फैमिली की लड़की को कोई यूं ही बुली नहीं कर सकता। शूली माँ को रोकते हुए कहती है कि उसने गांगजी की सच्चाई पहचान ली है। अब वो उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। उसका डिसीजन है कि वो अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करेगी। माँ फिर उसे घर वापस ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन शूली बताती है कि उसने शहर में कमरा रेंट कर लिया है और पिछले 2 दिनों से नौकरी खोज रही है। बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते देखकर माँ कहती है कि उसकी लड़की सच में बड़ी हो गई है। फिर वो शूली का कमरा देखने चलती है। कमरे के अंदर पहुँचते ही माँ कमज़ोर दरवाज़ा देखकर चिंता करने लगती है। वो पूछती है कि क्या शूली सच में इस जगह अकेली सुरक्षित रह पाएगी। इसी दौरान शूली बताती है कि उसकी मुलाकात शहर में एक यूनिवर्सिटी टीचर से हुई है। माँ ये सुनते ही परेशान हो जाती है। वो कहती है कि शूली को शहर आए कुछ ही दिन हुए हैं और इतने कम समय में वो एक यूनिवर्सिटी टीचर के करीब पहुंच गई। शूली उसे समझाती है कि ब्रदर युनफेंग बहुत अच्छा आदमी है और वो उस पर भरोसा करती है। माँ दोनों के सोशल स्टेटस का फर्क सामने रखती है। युनफेंग यूनिवर्सिटी टीचर है और शूली केवल हाई स्कूल ग्रेजुएट है जो शहर में मैनुअल वर्क खोजने आई है। माँ पूछती है कि ऐसा आदमी आखिर शूली में क्या देखेगा। शूली आत्मविश्वास से कहती है कि अभी उसकी सिचुएशन भले ही अच्छी ना हो, मगर वो केवल 20 साल की है। भविष्य में वो क्या बन सकती है ये कोई नहीं जानता। माँ युनफेंग से खुद मिलने की इच्छा जताती है। शूली बताती है कि वो क्लास पढ़ाने गया है और क्लास के बाद उससे मिलने आएगा। माँ कमरे में रखी बेडिंग देखकर पूछती है कि क्या शूली ने इसे खुद खरीदा। शूली बताती है कि ये भी युनफेंग ने उसे दिया है। तभी युनफेंग वहां पहुंच जाता है। शूली उसका परिचय अपनी माँ से करवाती है। युनफेंग पहली बार उन्हें देखकर गलती से मॉम कह देता है। शूली की माँ तुरंत उसे रोककर पूछती है कि दोनों का रिश्ता क्या है और वो अभी से उन्हें माँ कैसे कह सकता है। युनफेंग अपनी गलती सुधार कर उन्हें आंटी बुलाता है। वो अपना पूरा नाम शू युनफेंग बताता है और कहता है कि जियांगनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टीचर है। माँ उसके फैमिली के बारे में पूछती है। युनफेंग बताता है कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। घर में अब केवल वो और उसके पिता हैं, क्योंकि उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वो जूनियर हाई में पढ़ता था। ये सुनकर शूली की माँ दुख जताती है और ऐसा पर्सनल सवाल पूछने के लिए माफ़ी मांगती है। युनफेंग कहता है कि इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद माँ को याद आता है कि स्यूबिन की स्कूल जल्दी ख़त्म होने वाली है और उसे घर जाकर उसके लिए खाना बनाना है। वो जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद स्यूली कुछ पैसे युनफेंग को देती है। वो बताती है कि अभी उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन युनफेंग ने जो रेंट एडवांस दिया था फिलहाल इसे उसी का रीपेमेंट समझ ले। युनफेंग पैसे लेने से मना नहीं करता। वो कहता है कि अभी इन्हें स्यूली की तरफ से सुरक्षित अपने पास रख लेगा। तभी गेंगजी फिर स्यूली के कमरे पर पहुँच जाता है। वो कहता है कि पिछली बार लौटने के बाद उसने सोचा था कि शूली यहाँ बिल्कुल अकेली होगी और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा, इसलिए वो खास तौर पर उसे देखने आया था। लेकिन शूली और युनफेंग को साथ देखकर वो आरोप लगाता है कि दोनों इस कमरे में एक साथ रहने लगे हैं। गेंगजी कहता है कि उसने शूली को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। शूली बिना डरे उसे साफ बता देती है कि अब वो किसके साथ रहती है या किसके साथ रिलेशनशिप में आती है, ये उसका अपना डिसीजन है। गेंगजी का इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वो ये भी साफ करती है कि युनफेंग और उसका रिलेशनशिप तभी शुरू हुआ जब गेंगजी के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था। इसके बाद शूली खुलकर कहती है कि उसे शू युनफेंग पसंद है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहती है। गेंगजी उसे वार्निंग देता है कि वो अपने डिसीजन पर बाद में पछताए नहीं। वो पूछता है कि शूली खुद को क्या समझती है और केवल कुछ दिनों से जानने वाले आदमी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। स्यूली जवाब देती है कि जब युनफेंग उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर था तब भी उसने उसे सड़क पर अकेले सोता देखकर उसकी मदद की थी। किसी को ज़्यादा समय से जानना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उसका व्यवहार ज़रूरी होता है।
वो गैंगजी से पूछती है कि जब उसके पास रहने की जगह नहीं थी तब वो कहाँ था, जब उसके पास रेंट के पैसे नहीं थे तब वो कहाँ था, जब स्यूली के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे तब भी गैंगजी उसके साथ नहीं था। अब अचानक आकर सवाल करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। गैंगजी भावुक बनने की कोशिश करते हुए पूछता है कि क्या स्यूली उनके पुराने साथ को इतनी जल्दी भूल गई। स्यूली जवाब देती है कि पुरानी बातें याद करके अब उसे सिर्फ घिन आती है। गैंगजी उसकी जिंदगी पर लगा एक दाग है और दोनों का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। वो गांगजी से कहती है कि अब दोनों अपने अपने रास्ते जाएं। इसके बाद शूली उसे तुरंत अपने घर से निकलने का आदेश देती है। गांगजी जाने के बजाय दावा करता है कि शूली केवल उसकी वजह से शहर आ सकी और शहर की जिंदगी देख पाई। शूली उसे खुद की तारीफ बंद करने को कहती है। शहर आकर काम करने का डिसीजन उसका अपना था और यहाँ टिक पाने का कारण युनफेंग जैसा अच्छा इंसान है। वो गांगजी को एक लीच बताती है जिसने उसकी मदद करने के बजाय हमेशा उसका फ़ायदा उठाया है। गांगजी जवाब में शूली को अनएजुकेटेड, बिना बैकग्राउंड वाली और कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हुई गांव की लड़की कहता है। वो यहाँ तक बोल देता है कि शूली को छूकर उसने उस पर एहसान किया था। शूली पूछती है कि गांव की लड़की होने में क्या बुराई है। गांगजी भी खुद गांव से आया है, लेकिन थोड़ी सी कॉलेज एजुकेशन मिलते ही अपनी जड़ें भूल गया। शहर या गांव के लोग हों, सभी मेहनत करके ईमानदारी से जीते हैं। शूली मानती है कि उसके पास बड़ी डिग्री या बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो ईमानदार है और किसी के सामने शर्मिंदा हुए बिना जी सकती है। गैंगजी ने एक लड़की का फ़ायदा उठाया और फिर उसी को अपमानित किया, इसलिए असल में शर्म उसे आनी चाहिए। गैंगजी हैरान होता है कि पहले शांत रहने वाली शूली इतने कम दिनों में इतनी मजबूती से जवाब देने लगी। वो इसके लिए भी युनफेंग को जिम्मेदार ठहराता है। फिर वो शूली के कैरेक्टर पर सवाल उठाकर कहता है कि उसके जैसी महिला को कोई आदमी सच में प्यार नहीं करेगा। इस बार युनफेंग उसे सम्मान से बात करने की चेतावनी देता है। वो शूली को अपनी गर्लफ्रेंड घोषित करता है। गांगजी उस पर स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड चुराने और टीचर के नाम को बदनाम करने का आरोप लगाता है। युनफेंग जवाब देता है कि टीचर होने का मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं कर सकता। शूली उसकी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए उसे प्यार करने और प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। फिर युनफेंग उल्टा पूछता है कि गांगजी ने एक आदमी और बॉयफ्रेंड के रूप में अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। वो उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने के लिए वार्निंग देता है और तुरंत बाहर निकलने को कहता है। गैंगजी जाते जाते दोनों को धमकी देता है कि वो उन्हें खुशी से नहीं रहने देगा। उसके जाने के बाद युनफेंग शूली से कहता है कि पुरानी तकलीफ़ों को भूल जाए, अब से वे दोनों अच्छी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करेंगे। गैंगजी दोबारा परेशान करे तो शूली को तुरंत उसे बताना होगा। युनफेंग यहाँ तक कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी टीचिंग जॉब छोड़कर भी गैंगजी का सामना करेगा। शूली मन ही मन मानती है कि पुराना दुख खत्म हो चुका है और युनफेंग के साथ उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। खाना खाते हुए शूली युनफेंग से कहती है कि वो बाहर जाकर कोई नौकरी करना चाहती है। उसे पैसे कमाकर अपने भाई शुबिन की पढ़ाई का खर्च उठाना है। युनफेंग उसके डिसीजन का समर्थन करता है। वो सुझाव देता है कि शूली उसकी इंग्लिश क्लास में आकर पढ़ाई करे। अगर उसके पास कोई स्पेशलाइज स्किल होगी तो अच्छी नौकरी मिलना आसान होगा और सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। शूली क्लास में जाने को लेकर हिचकती है। उसे डर है कि युनफेंग के स्टूडेंट्स उसके बारे में गॉसिप करेंगे और उससे युनफेंग की रेपुटेशन प्रभावित होगी। युनफेंग उसे लोगों की बातों की चिंता न करने के लिए कहता है। फिर भी शूली की इच्छा है कि वो इंग्लिश सीखने के साथ साथ काम भी करे। युनफेंग को यूनिवर्सिटी कैंटीन की पार्ट टाइम वैकेंसी याद आती है। वो बताता है कि वहाँ काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन शूली पढ़ाई के साथ नौकरी कर सकती है। शूली तुरंत कहती है कि उसे मेहनत से डर नहीं लगता। वो खाना ख़त्म होने के बाद ही कैंटीन जाकर काम के बारे में पूछना चाहती है। युनफेंग उसे ब्रदर है के पास ले जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में परिचय करवाता है। वो बताता है कि शूली को काम चाहिए। ब्रदर है कहता है कि इस समय कैशियर और स्टॉकर की वैकेंसीज हैं। शूली स्टॉकर का काम चुनती है। वो हैरान होकर समझाता है कि सामान उठाने और रखने के लिए काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। शूली भरोसा दिलाती है कि वो ये काम कर सकती है। गांव में वो अकेले पानी से भरी 2 बाल्टियां खेतों तक ले जाती थीं। उसकी बात सुनकर ब्रदर है उसे काम पर रख लेता है। वो कहता है कि शूली खाली समय में आ सकती है और वेजेस हर दिन मिलेंगी। बाहर आने के बाद युनफेंग पूछता है कि क्या शूली को घर पर सच में इतना भारी काम करना पड़ता था। शूली बताती है कि उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। माँ की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी और उस समय स्यूबिन बहुत छोटा था, इसलिए घर और खेत के काम करने के लिए उसके अलावा कोई नहीं था। युनफेंग उसे दिलासा देता है कि अब वो अकेली नहीं है, उसके पास युनफेंग है और आगे उसे हर परेशानी खुद नहीं उठानी पड़ेगी। अगली सुबह युनफेंग शूली को अपनी इंग्लिश क्लास में लेकर आता है और एक जगह बैठने को कहता है। क्लास के स्टूडेंट्स नई और खूबसूरत लड़की को देखकर आपस में पूछने लगते हैं कि वो कौन है और उनके क्लास में कब आई। युनफेंग स्टूडेंट्स को शांत करके बताता है कि सेमेस्टर शुरू होने के बाद अभी तक उनका सही इंग्लिश लेवल क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वो सभी को प्लेसमेंट टेस्ट देने वाला है। टेस्ट पेपर्स बांट दिए जाते हैं।
युनफेंग शूली के पास आकर उसे पूरी कोशिश करने के लिए कहता है। वो वादा करता है कि अगर शूली अच्छा स्कोर करेगी तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। स्टूडेंट्स दोनों की बातचीत देखकर इसे बहुत स्वीट बताते हैं और शक करते हैं कि शायद शूली मिस्टर शू की गर्लफ्रेंड है। युनफेंग उन्हें गॉसिप बंद करके टेस्ट पर ध्यान देने के लिए कहता है। टेस्ट पूरा होने के बाद युनफेंग घोषणा करता है कि जिन स्टूडेंट्स का पेपर पूरा हो गया है वे क्लास से जा सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद गैंगजी अचानक शूली का रास्ता रोक लेता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि दोनों को अपना पुराना रिलेशनशिप दोबारा शुरू कर लेना चाहिए। वो वादा करता है कि इस बार शूली के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। शूली उससे हाथ छोड़ने को कहती है। वो साफ बोलती है कि अब किसी भी हालत में उसके पास वापस नहीं जाएगी। गैंगजी फिर भी उसे रोकता है। तभी युनफेंग वहां पहुंचकर शूली को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंगजी गुस्से में कहता है कि ये उसके और शूली के बीच की बात है, इसलिए युनफेंग को दूर रहना चाहिए। युनफेंग जवाब देता है कि गैंगजी किस इरादे से शूली के पास आया है ये वो अच्छी तरह समझता है। शूली के बार बार मना करने पर गैंगजी उसे अपमानित करता है। वो कहता है कि शूली को युनफेंग से मिले कुछ ही दिन हुए हैं और वो पहले ही खुद को उसके हवाले कर चुकी है। वो शूली को शेमलेस कहता है। इसके बाद सिचुएशन हिंसक हो जाती है। गैंगजी अपने साथ नाइफ लेकर आया होता है और युनफेंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। युनफेंग शूली को बचाते हुए उसका सामना करता है। गैंगजी के जाने के बाद शूली घबराकर पूछती है कि युनफेंग को कहीं चोट तो नहीं लगी। युनफेंग कहता है कि वो ठीक है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि गैंगजी ने क्लासरूम में शूली को परेशान करने के साथ नाइफ तक लाने की हिम्मत की। युनफेंग फिर शूली की जांच करता है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। सब ठीक होने पर वो उसे वहां से ले जाता है। बाहर युनफेंग कहता है कि आज रात शूली को कैंटीन में काम करने नहीं जाना चाहिए। उसे डर है कि गैंगजी बदला लेने की कोशिश कर सकता है। शूली तय करती है कि आगे से वो युनफेंग की क्लास में भी नहीं आएगी। युनफेंग उसे रात में अलग से इंग्लिश पढ़ा सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स के बीच युनफेंग की रेपुटेशन खराब नहीं होगी, लेकिन युनफेंग मना कर देता है। गैंगजी की हरकत देखने के बाद वो शूली को अकेला छोड़कर बिल्कुल निश्चिंत नहीं रह सकता। उसी समय शूली और युनफेंग की नजर प्रिंसिपल पर पड़ती है। वो उनकी पूरी सिचुएशन देख चुका होता है। युनफेंग शूली को पहले वापस जाने के लिए कहता है और खुद प्रिंसिपल से बात करने लगता है। प्रिंसिपल बताता है कि उसने युनफेंग और ली शुएगांग की गर्लफ्रेंड के इम्प्रॉपर रिलेशनशिप की बातें सुनी हैं। युनफेंग न सिर्फ उस लड़की को अपनी क्लास में लाया बल्कि उसने स्टूडेंट को मारा भी है। वो युनफेंग को अपने साथ ऑफिस चलने का आदेश देता है। शूली प्रिंसिपल को रोककर बताती है कि गैंगजी और उसका ब्रेकअप पहले ही हो चुका है। इस समय वो मिस्टर शू की गर्लफ्रेंड है। प्रिंसिपल उसकी बात पर वहीं चर्चा नहीं करता। वो दोबारा युनफेंग को ऑफिस में चलकर बात करने के लिए कहता है। शूली युनफेंग से कहती है कि वो उसे बचाने का कोई रास्ता ज़रूर खोजेगी। उसके मन में आता है कि आउटसाइडर को क्लास में लाना शायद छोटी गलती मानी जाए, लेकिन टीचर का स्टूडेंट को मारना सीरियस ऑफेंस है। तभी उसे गैंगजी का नाइफ याद आता है। वो समझती है कि नाइफ मिलने से साबित हो जाएगा कि युनफेंग ने हमला नहीं किया, बल्कि सेल्फ डिफेंस और उसे बचाने के लिए गैंगजी को रोका था। शूली नाइफ लेने वापस क्लासरूम पहुंचती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक मिल जाता है। वो परेशान होकर सोचती है कि अंदर कैसे जाएं। तभी वहां शाओ जिंगहाई आता है। वो शूली को पहचान कर पूछता है कि क्या वो युनफेंग की गर्लफ्रेंड है। शूली भी उसे मिस्टर चाओ कहकर पहचान लेती है। वो पूछती है कि क्या शाओ के पास क्लासरूम का दरवाज़ा खोलने का कोई तरीका है। अंदर रखी चीज़ उसकी और युनफेंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाओ पहले उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और की लेने चलने की बात कहता है। रास्ते में वो शूली का नाम पूछता है। शूली अपना परिचय वो शूली के रूप में देकर उसे शाओवू बुलाने की अनुमति देती है। चाओ फिर पूछता है कि वो किस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। शूली बताती है कि वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती ही नहीं है। ये सुनते ही चाओ अपना डिसीजन बदल देता है। वो कहता है कि किसी आउटसाइडर को क्लासरूम में ले जाना स्कूल डिसिप्लिन का वायलेशन होगा और वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता। शूली उसे समझाती है कि अंदर का एविडेंस बहुत ज़रूरी है, मगर चाओ कहता है कि वो उस दिन ड्यूटी टीचर है। अगर उसी ने आउटसाइडर को अंदर जाने दिया तो ये घर के अंदर से चोरी करवाने जैसा होगा और स्कूल उसे पनिश कर सकता है। शूली लगातार मदद मांगती है और बदले में उसे धन्यवाद देने का वादा करती है। चाओ पूछता है कि वो किस तरह धन्यवाद देगी। शूली उसे एक मील ट्रीट करने को कहती है। चाओ इस डील पर मान जाता है और क्लासरूम खुलवा देता है। शूली अंदर जाकर नाइफ ले आती है। इसके बाद वो चाओ से प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता पूछती है। चाओ उसे दूसरे फ्लोर की दिशा बताता और जाते समय डिनर वाला प्रॉमिस याद दिलाता है।
प्रिंसिपल ऑफिस में युनफंग से पूछा जा रहा होता है कि उसने गंगजी को इसलिए मारा क्योंकि वो नाइफ से हमला करने वाला था, तो इसका एविडेंस कहाँ है। प्रिंसिपल चेतावनी देता है कि प्रूफ न मिलने पर स्कूल रूल्स के अनुसार युनफंग के खिलाफ पूरे कैंपस में डिसिप्लिनरी नोटिस जारी करना पड़ेगा। उसी समय शूली ऑफिस में पहुंचकर कहती है कि एविडेंस उसके पास है। वो गांगजी का नाइफ प्रिंसिपल के सामने रख देती है। नाइफ देखकर प्रिंसिपल फैसला करता है कि इसे अगले दिन पुलिस स्टेशन ले जाएगा। ये सुनकर शूली तुरंत उसे रोकती है। वो समझाती है कि अगर नाइफ पुलिस को सौंप दिया गया तो गांगजी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उस समय गैंगजी ने नाइफ सीधे युनफंग के दिल की तरफ चलाने की कोशिश की थी। अगर शूली उसे धक्का देकर न गिराती तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकता था। घटना के बाद भी गैंगजी ने अपनी गलती नहीं मानी और उल्टा युनफंग की प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। फिर भी शूली जानती है कि नाइफ पुलिस के पास जाने पर इसे अटेम्प्टेड मर्डर माना जा सकता है। गांगजी को कम से कम 10 साल प्रिजन में रहना पड़ सकता है और उसकी कॉलेज एजुकेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। युनफेंग भी प्रिंसिपल से कहता है कि शूली ये एविडेंस केवल उसे इनोसेंट साबित करने के लिए लाई है। लाई शुएगेंग आखिरकार उसका स्टूडेंट है और वो नहीं चाहता कि गैंगजी प्रिजन जाए। प्रिंसिपल जवाब देता है कि अगर नाइफ के बारे में जानने के बाद रिपोर्ट नहीं की गई और भविष्य में कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पर आएगी। युनफेंग फिर अनुरोध करता है कि गैंगजी अभी नया फ्रेशमैन है, इसलिए उसे पुलिस को देने के बजाय क्रिटिसिज्म और एजुकेशन से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल को किसी को पनिश करना ही है तो स्टूडेंट को मारने के लिए युनफेंग को डिसिप्लिन कर सकता है। काफी चर्चा के बाद प्रिंसिपल फैसला करता है कि युनफेंग अगली क्लास के बाद गैंगजी को उसके ऑफिस में लेकर आए। वो फिलहाल नाइफ अपने पास रख लेता है। ऑफिस से बाहर आने के बाद शूली को शाओ जिंगहाई से किया डिनर का प्रॉमिस याद आता है। वो युनफेंग को बताती है कि क्लासरूम का दरवाजा खुलवाने के बदले उसने मिस्टर शाओ को खाना खिलाने की बात कही थी। युनफेंग उसका पूरा नाम सुनकर पूछता है कि शूली शाओ जिंगहाई को कैसे जानती है। शूली बताती है कि उसी ने क्लासरूम खुलवाने में मदद की थी, इसलिए वो उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहती है। युनफेंग कहता है कि अगर शूली ने प्रॉमिस किया है तो वो भी उसके साथ चलेगा। दोनों शाओ के पास पहुंचते हैं। युनफेंग कहता है कि उसने शूली से शाओ की मदद के बारे में सुना है और वे दोनों उसे मील ट्रीट करना चाहते हैं। शाओ कहता है कि डिनर वाली बात केवल उसके और शाओ के बीच मजाक थी, इसलिए उन्हें इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मगर शूली कहती है कि प्रॉमिस किया है तो उसे निभाएगी। चाओ बताता है कि उस रात वो बिजी है। फिर वो हंसकर कहता है कि अगर वे सच में उसे धन्यवाद देना चाहते हैं तो युनफेंग उसे बताए कि उसने इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड को कैसे जीता। युनफेंग उसकी बात सुनते ही शूली को वहां से ले जाता है। रास्ते में वो उसे चेतावनी देता है कि शाओ दिखाई दे तो उससे दूरी बनाकर रखे। उसे लगता है कि शाओ के मन में शूली को लेकर कोई दूसरा इरादा है। शूली युनफेंग को चिंता न करने के लिए कहती है। फिर वो पूछती है कि क्या उस रात उसकी क्लास नहीं है। शूली खुद कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करने वाली है। युनफेंग को उसके दोबारा काम पर जाने की चिंता होती है, लेकिन आखिर वो मान जाता है। वो वादा करता है कि अपनी क्लास खत्म होते ही उसे लेने स्टोर पहुंच जाएगा। कन्वीनियंस स्टोर में मैनेजर शूली को काम समझाता है। वो शॉप का टीवी, तैयार खाने का सामान और अलग अलग कैंडीज दिखाता है। इसके बाद वो दूसरे हिस्से में रखे प्रोडक्ट्स ठीक से अरेंज करने को कहता है। मैनेजर उसे सावधानी से काम करने की हिदायत देता है और बाकी सामान की जगह भी समझाने लगता है। दूसरी तरफ युनफेंग की क्लास खत्म होती है। स्टूडेंट्स उसे गुड बाय कहकर चले जाते हैं और युनफेंग सीधे शूली को लेने पहुंचता है। काम खत्म होने के बाद चलते समय शूली की कमर में अचानक दर्द होने लगता है। युनफेंग पूछता है कि क्या हुआ। शूली बताती है कि शायद पूरे दिन ज्यादा सामान उठाने और मूवमेंट करने के कारण उसकी बैक हर्ट हो गई है। युनफेंग तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठाने के लिए बैठ जाता है। शूली को चलने के लिए मजबूर करने के बजाय वो खुद उसे उठाकर घर ले जाता है। रात को युनफेंग हल्के मजाक में कहता है कि आज दोनों को अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना होगा। शूली की बैक पहले से हर्ट कर रही है। शूली उसकी बात का मतलब समझकर पूछती है कि वो कैसी बातें कर रहा है। अगली सुबह युनफेंग बाहर जाने के लिए तैयार होने लगता है। शूली उसे कपड़े बदलते देखकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। युनफेंग बताता है कि ऑटम शुरू हो चुका है और रात में ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए वो कुछ गर्म कपड़े पहनना चाहता है। शूली उसके कपड़ों में से एक आउटफिट चुनकर उसे वही पहनने को कहती है। युनफेंग मजाक में उसे वाइफी कहकर धन्यवाद देता है। शूली तुरंत उसे इस नाम से न बुलाने की चेतावनी देती है। युनफेंग मुस्कुराकर उसकी बात मान फिर वो बताता है कि सुबह उसकी 2 क्लासेस हैं। शूली उस दिन क्लास में जाने से मना करती है। उसका प्लान घर में रहकर किताबें पढ़ने का है। युनफेंग इसे ठीक मानता है। वो बताता है कि क्लास खत्म होने के बाद लाई शुएगेंग को प्रिंसिपल के पास लेकर जाएगा। शूली भी उसके बाद वहां आने की बात कहती है। प्रिंसिपल के ऑफिस में गांगजी को सामने खड़ा करके पूछा जाता है कि क्या उसे अब भी अपनी गलती समझ नहीं आई। प्रिंसिपल नाइफ दिखाकर बताता है कि अगर इसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता तो उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लग सकता था। वो समझाता
है कि युनफंग ने नाइफ अपने पास लेकर गैंगजी को पुलिस केस से बचाया। अगर मिस्टर शू ने ऐसा नहीं किया होता तो गैंगजी इस समय यहाँ सुरक्षित खड़ा नहीं होता। गैंगजी शुरू में चुप और लापरवाह दिखाई देता है। प्रिंसिपल उसके एटीट्यूड पर भी नाराज होता है। वो बताता है कि गैंगजी ने नाइफ से युनफंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन युनफंग ने उसे ब्लेम करने के बजाय खुद उसके लिए मर्सी मांगी। प्रिंसिपल साफ पूछता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना जारी रखना चाहता है। अगर नहीं तो स्कूल पहले भी स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर चुका है। एक्सपल्शन की बात सुनकर गांगजी तुरंत अपनी गलती मानता है। वो कहता है कि कल उसने अचानक गुस्से में वो कदम उठा लिया था और कुछ ही समय बाद उसे पछतावा होने लगा। भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्रिंसिपल कहता है कि माफ़ी उसे नहीं, युनफेंग से मांगनी चाहिए। गांगजी मजबूरी में युनफेंग के सामने जाकर अपने व्यवहार के लिए सॉरी कहता है। युनफेंग जवाब देता है कि गांगजी ने शूली के साथ जो किया उसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन एक टीचर के रूप में वो नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट एक गलती के कारण वो गांगजी को याद दिलाता है कि वो 20 साल से ज़्यादा का हो चुका है। कोई भी काम करने से पहले उसे उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। गांगजी दोबारा अपनी गलती मानकर युनफेंग का धन्यवाद करता है। प्रिंसिपल कहता है कि गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन स्कूल डिसिप्लिन फिर भी लागू होगा। अगले दिन गांगजी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोबेशन का नोटिस जारी किया जाएगा। सेमेस्टर खत्म होने पर उसके बिहेवियर के आधार पर तय होगा कि पनिशमेंट हटाई जाएगी या नहीं। गैंगजी बिना बहस किए डिसीजन मान लेता है और उसे ऑफिस से जाने दिया जाता है। ऑफिस से बाहर आते ही गैंगजी शूली को रोकने की कोशिश करता है। शूली उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन गैंगजी उसके पीछे जाकर फिर माफ़ी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि पहले उसने शूली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। युनफेंग पर हमला भी उसने जेलसी में किया था। गांगजी कहता है कि जब उसने शूली और युनफेंग को सच में एक साथ देखा तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब भी शूली से प्यार करता है। शूली उसकी बात सुनने के बाद भी अपना डिसीजन नहीं बदलती। वो साफ कहती है कि दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो गैंगजी को गुड बाय बोलती है और वहां से चली जाती है। गैंगजी पीछे से उसका नाम पुकारता रह जाता है। गैंगजी से बात खत्म करने के बाद शूली युनफेंग से एक ज़रूरी डिसीजन शेयर करती है। वो कहती है कि आगे से अपने रेंटेड रूम में वापस जाकर रहना चाहती है। युनफेंग घबराकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या उससे कोई गलती हुई है या शूली को उसके घर में रहना पसंद नहीं आया। शूली बताती है कि युनफेंग ने कुछ गलत नहीं किया, वो बहुत अच्छा है, लेकिन शूली अब उसके घर में रहकर लोगों को पीछे से गॉसिप करने का मौका नहीं देना चाहती। वो दोनों के सोशल स्टेटस के फर्क को लेकर अब भी कॉन्शियस है। शादी होने से पहले वो युनफेंग की जिंदगी और करियर के लिए कोई नई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती। युनफेंग उसके डिसीजन को रोकता नहीं। वो कहता है कि शूली की इच्छा का सम्मान करेगा। इसके बाद दोनों वहां से शूली के रेंटेड रूम की तरफ चल देते हैं। अपने कमरे की तरफ जाते हुए शूली को बार बार महसूस होता है कि कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा है। वो खुद को समझाती है कि दिन का समय है, इसलिए शायद कोई डेंजर नहीं होगा। कुछ देर बाद वही व्यक्ति उसके सामने आ जाता है। वो शाओ जिंघाई होता है। शूली समझ जाती है कि काफ़ी समय से उसका पीछा करने वाला आदमी शाओ ही था। शाओ उसके कमरे तक पहुंचकर कहता है कि उसे शूली से ज़रूरी बात करनी है। वो पूछता है कि क्या शूली उसे कुछ देर के लिए अंदर नहीं बुलाएगी। शूली सावधान होकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन शाओ अचानक उसे पकड़कर अपने साथ चलने के लिए कहता है। शूली चेतावनी देती है कि अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो वो जोर से मदद के लिए चिल्लाएगी। शाओ उससे विनती करता है कि वो उसे छोड़कर न जाए और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। फिर वो शूली को शेंगशिया कहकर बताता है कि उसे उसकी बहुत याद आती है और वो उससे प्यार करता है। उसी समय युनफेंग वहां पहुंचकर चाओ को रोकता है। वो शूली से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। शूली कहती है कि उसे कोई चोट नहीं लगी। इस बीच शूली की नज़र चाओ के वॉलेट पर पड़ती है। उसके अंदर एक लड़की की फ़ोटो है जो बिल्कुल शूली जैसी दिखाई देती है। चाओ उल्टा युनफेंग से पूछता है कि उसे वहाँ आने का अधिकार किसने दिया। उसका कहना है कि अगर युनफेंग और शुएगांग दोनों शूली के पास आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकता। युनफेंग साफ करता है कि शूली अब उसकी गर्लफ्रेंड है। चाओ इस बात की परवाह नहीं करता। वो युनफेंग से कहता है कि आखिर में शूली उसी की होगी। इतना कहकर वो चला जाता है। चाओ के जाने के बाद युनफेंग दोबारा पूछता है कि शूली सच में ठीक है या नहीं। शूली उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। युनफेंग समझ जाता है कि चाओ ने शूली का पीछा करते हुए उसके कमरे का पता लगाया है। वो उसे क्रीप बताते हुए तुरंत स्कूल में रिपोर्ट करके डिसिप्लिनरी एक्शन करवाना चाहता है, लेकिन शूली कहती है कि अगर बात बड़ी हो गई तो युनफेंग के स्टूडेंट्स और कॉलीग्स फिर उनके रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप करेंगे। युनफेंग जवाब देता है कि उसे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। शूली डायरेक्ट कंप्लेंट के बजाय एविडेंस इकट्ठा करने का तरीका सोचती है। वो युनफेंग से पूछती है कि क्या उसके पास कोई छोटा टेप रिकॉर्डर है। युनफेंग बताता है कि वो शूली की इंग्लिश स्टडीज के लिए पहले ही एक रिकॉर्डर लेकर आया था। शूली प्लान बनाती है कि अगर शाओ दोबारा उसके पास आकर ऐसी बातें करता है तो वो छिपकर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेगी।
युनफंग इस प्लान पर सहमत हो जाता है। इसके बाद दोनों खाना खाने बैठते हैं। युनफंग अपने आफ्टरनून क्लासेस का स्केड्यूल बताता है और शूली कहती है कि उसे भी कैंटीन में काम करने जाना है। युनफंग क्लास खत्म होने के बाद कैंटीन से उसे लेने आने का वादा करता है। काम करते समय शाओ जिंगहाई अचानक शॉप पर आ जाता है। वो पहले एक पैक मार्लबोरो सिगरेट्स मांगता है और उसका प्राइस पूछता है। उसे बताया जाता है कि पैकेट 10 युआन का है। चाओ को देखते ही स्यूली रिकॉर्डर चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पॉकेट में नहीं मिलता जिसमें उसने हाथ डाला है। चाओ फिर कैंडीज का प्राइस पूछते हुए वहां रुका रहता है। तभी ब्रदर है बीच में आकर कहता है कि शूली इस समय उसके लिए काम कर रही है। अगर शाओ को उससे पर्सनल बात करनी है तो वो शिफ्ट खत्म होने के बाद वापस आए। चाओ कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। युनफेंग शूली को लेने पहुंचकर पूछता है कि वो कहाँ है। शूली सामने आकर बताती है कि शाओ अभी कुछ समय पहले शॉप पर आया था, मगर अब जा चुका है। चाओ के फिर आने की बात सुनकर युनफेंग का गुस्सा बढ़ जाता है। युनफेंग तुरंत चाओ के पीछे जाना चाहता है, लेकिन ब्रदर है उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो याद दिलाता है कि युनफेंग और चाओ कॉलेज के पुराने क्लासमेट्स हैं और आमतौर पर दोनों का रिश्ता काफी अच्छा माना जाता था। युनफेंग जवाब देता है कि चाओ उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो पुरानी फ्रेंडशिप के लिए उसका धन्यवाद नहीं कर सकता। ब्रदर है उसे चाओ के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोचने को कहता है। यूनिवर्सिटी को बड़ी लाइब्रेरी डोनेट करने वाले बिजनेसमैन का सरनेम भी चाओ है। वो इशारे में समझाता है कि चाओ जिंगहाई उसी पावरफुल फैमिली से जुड़ा है। युनफेंग कहता है कि केवल उसके फैमिली के पास बहुत पैसा होने से शाओ को कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। उसके पिता कितने भी पावरफुल हों, वे कानून से ऊपर नहीं हो सकते। ब्रदर है समझाता है कि युनफेंग को इस यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए उसे बेकार की प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए। शूली भी युनफेंग को शांत करने की कोशिश करती है। वो वादा करती है कि आगे से शाओ को अवॉइड करेगी, लेकिन युनफेंग उससे रिकॉर्डर मांगता है और कहता है कि वो खुद चाओ से बात करने जाएगा। शूली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युनफेंग कहता है कि यह अब उसके और चाओ के बीच का मामला है। वो शूली को वहीं रुकने के लिए कहकर चला जाता है। ब्रदर है भी शूली को समझाता है कि दोनों पुरुषों को आपस में बात करने दे। फिर वो शूली के भविष्य की बात करता है। वो कहता है कि शूली जवान, सुंदर और समझदार है। उसके स्टोर में छोटे मोटे काम करके उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उसे अपनी उम्र का फायदा उठाकर बाहर जाकर नई चीजें सीखनी चाहिए। शूली कहती है कि उसकी भी यही इच्छा है, लेकिन अभी तक उसे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तब ब्रदर है उसे बताता है कि अगले दिन सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर लगने वाला है। वो शूली को वहां जाकर देखने का सुझाव देता है। दूसरी तरफ युनफेंग सीधे चाओ जिंगहाई का सामना करता है। चाओ उसे देखकर पूछता है कि क्या वो उसके खिलाफ बगावत करने आया है। युनफेंग सवाल करता है कि उसे शूली को हरस करने की परमिशन किसने दी। चाओ बिना शर्म के जवाब देता है कि शूली से प्यार करने में क्या गलत है। वो युनफेंग से कहता है कि उसकी एकमात्र अच्छी बात उसकी किस्मत है। शूली जब अनजान शहर में बिल्कुल अकेली थी, तब युनफेंग उससे पहले मिल गया। अगर उस समय चाओ उससे मिला होता तो आज शूली उसकी होती। युनफेंग उसे अपनी बात दोहराने के लिए कहता है। चाओ और खुलकर बोलता है कि वो किसी भी कीमत पर व्यू शूली को हासिल करेगा, चाहे जो तरीका अपनाना पड़े वो उसे जीत कर रहेगा। ये सुनकर युनफेंग बुरी तरह भड़क जाता है। चाओ गुस्से में धमकी देता है कि युनफेंग को इसका पछतावा होगा। वो अपने पिता की पावर से उसे बर्बाद करवा देगा। उसका दावा है कि दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं जिसे चाओ जिंगहाई हासिल न कर सके। युनफेंग आखिरी वार्निंग देता है कि अगर चाओ ने शूली को फिर छुआ तो वो टीचिंग जॉब तक छोड़कर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वहां से लौटकर युनफेंग बताता है कि उसने चाओ की पूरी बात रिकॉर्ड कर ली है। रिकॉर्डिंग की एक बैकअप कॉपी बनाकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। अब चाओ के बिहेवियर की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शूली राहत महसूस करती है। वो कहती है कि आज युनफेंग बहुत कूल लग रहा था। युनफेंग मजाक में पूछता है कि क्या वो बाकी दिनों में हैंडसम नहीं लगता। शूली कहती है कि वो हमेशा हैंडसम लगता है। युनफेंग इस तारीफ के बदले उससे किस मांगने लगता है। बाद में दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। शूली बताती है कि ब्रदर है ने उसे अगले दिन होने वाले यूनिवर्सिटी जॉब फेयर के बारे में बताया है। वो भी वहां जाकर नौकरी खोजने की कोशिश करना चाहती है। युनफेंग गंभीर होकर कहता है कि उसे एक बात बतानी है, लेकिन शूली पहले प्रॉमिस करे कि नाराज नहीं होगी। वो समझाता है कि यूनिवर्सिटी का जॉब फेयर मुख्य रूप से कॉलेज स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स वाले लोगों के लिए है। उसे डर है कि स्यूली की क्वालिफिकेशन वहाँ की जॉब्स के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ये सुनकर स्यूली का आत्मविश्वास कम हो जाता है। वो खुद को गांव की ऐसी हाई स्कूल ग्रेजुएट कहती है जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई। उसे समझ नहीं आता कि वो इस बड़े शहर में अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी। युनफेंग उसे ज्यादा सोचने से मना करता है। वो कहता है कि स्यूली काम न भी करे तो वो उसका खर्च उठा सकता है, लेकिन स्यूली केवल किसी पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहती। उसे लगता है कि उसे कोई स्किल सीखनी चाहिए।
वो बताती है कि पहले वोकेशनल स्कूल जाना चाहती थी, मगर उसकी माँ को उसके अच्छे मार्क्स देखकर उम्मीद थी कि वो कॉलेज में पहुंच जाएगी, इसलिए माँ ने उसे हाई स्कूल भेजा। शूली अफसोस करती है कि अगर पहले पता होता कि एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं होगा तो वो जल्दी फैक्ट्री में काम शुरू कर देती। इससे फैमिली का फाइनेंशियल प्रेशर कुछ कम हो सकता था। यूनफेंग उसकी ड्रेस और पसंद को देखकर सुझाव देता है कि वो फैशन डिजाइनर बन सकती है। शूली हैरान होती है क्योंकि उसने पहले कभी कपड़े नहीं बनाए। फिर उसके मन में दूसरा आइडिया आता है। वो शुरुआत कपड़े बनाने से नहीं, बेचने से कर सकती है। पहले कुछ पीसेस खरीदकर यूनिवर्सिटी के पास मार्केट में स्ट्रीट स्टॉल लगाएगी। थोड़ा कैपिटल इकट्ठा होने के बाद उसके लिए आगे कोई बिजनेस शुरू करना आसान होगा। यिनफेंग उसके प्लान का समर्थन करता है, लेकिन शूली को डर है कि यूनिवर्सिटी गेट पर स्टॉल लगाने से यिनफेंग की रेपुटेशन खराब होगी। यिनफेंग कहता है कि अपने हाथों से ईमानदारी का पैसा कमाने में शर्म की कोई बात नहीं है। वो काम खत्म होने के बाद खुद शूली के साथ मार्केट में कपड़े बेचेगा। शूली उसे रोकती है। यिनफेंग यूनिवर्सिटी टीचर है और अगर स्टूडेंट्स ने उसे सड़क पर सामान बेचते देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। यिनफेंग समझाता है कि शूली उसकी गर्लफ्रेंड और फ्यूचर वाइफ है, इसलिए शूली का काम भी उसका अपना काम है। उसे हर बात में यिनफेंग को खुद से दूर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो शूली से कहता है कि अगर वो जल्दी सम्मान कमाना चाहती है तो मेहनत करके पैसा जमा करे और अपनी शॉप खोले। उस दिन सभी लोग यूनफेंग से ऐसी केपेबल वाइफ मिलने पर जेलस होंगे। दोनों अपने इस नए प्लान के साथ खाना जारी रखते हैं। शूली मार्केट में कपड़ों का स्ट्रीट स्टॉल लगा लेती है। वो कस्टमर्स को अलग अलग कलर्स, फैब्रिक और डिजाइन दिखाती है। महिलाएं कपड़ों को छूकर उनकी क्वालिटी देखती हैं और अपनी पसंद के पीसेस चुनती हैं। उसी मार्केट में गैंगजी अपने एक दोस्त के साथ शूली को देख लेता है। उसका दोस्त उसे गैंगजी की गाँव वाली एक्स गर्लफ्रेंड कहता है। वो पहले मजाक उड़ाता है कि गैंगजी का सपोर्ट न मिलने के कारण शूली इतनी गरीब हो गई कि सड़क पर कपड़े बेच रही है। फिर वही दोस्त बताता है कि स्ट्रीट वेंडर्स को कम नहीं समझना चाहिए। उसका भाई भी रोड साइड स्टॉल लगाता है और एक दिन में कई 100 युआन कमा लेता है। ये सुनते ही गैंगजी का एटीट्यूड बदल जाता है। वो स्यूली के स्टॉल पर कस्टमर्स और पैसे देखकर सोचता है कि अगर स्यूली उसकी गर्लफ्रेंड होती तो लड़की के साथ ये सारी कमाई भी उसकी होती। गैंगजी उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है। शूली उसे देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। गांगजी कहता है कि वो केवल शूली को डिनर पर ले जाना चाहता है। शहर आने के बाद दोनों ने अब तक साथ खाना नहीं खाया। शूली मना करके बताती है कि वो युनफंग के साथ पहले ही खाना खा चुकी है। गांगजी फिर अपनी गलती मानने का नाटक करता है। वो कहता है कि पहले उसने शूली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और पैसों के मामले में भी बहुत कैलकुलेशन की, मगर अब वो बदल चुका है और चाहता है कि शूली वापस उसके पास आ जाए। शूली उसे याद दिलाती है कि वो खुद मान रहा है कि पहले उसके फीलिंग्स सिंसियर नहीं थे। गांगजी बार बार माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे शूली और युनफेंग के बीच जो हुआ उसकी भी परवाह नहीं है, बस शूली उसके पास लौट आए। शूली साफ कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। गांगजी उसे पकड़कर रोकता है। उसी समय युनफेंग वहां पहुंच जाता है और उसे शूली से दूर रहने के लिए कहता है। गांगजी फिर शूली को अपनी प्रॉपर्टी की तरह पेश करता है। वो युनफेंग को अपमानित करने के लिए कहता है कि शूली पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है। फिर वो पूछता है कि क्या युनफेंग को किसी दूसरे आदमी की छोड़ी हुई चीज पसंद है। इस बार युनफेंग उसे जोर से है। वो वार्निंग देता है कि अगर गैंगजी फिर शूली के पास आया तो हर बार इसी तरह उसका सामना करेगा। गैंगजी समझ जाता है कि धमकी और फोर्स से काम नहीं बन रहा। वो मन में फैसला करता है कि अब उसे शूली को मनाने के लिए कोई सॉफ्ट तरीका अपनाना होगा। गैंगजी के जाने के बाद शूली और युनफेंग साथ बैठकर इंग्लिश पढ़ते हैं। युनफेंग उसकी वोकैबुलरी चेक करने के लिए पूछता है कि पार्टनर का अर्थ क्या होता है। शूली तुरंत जवाब देती है, टीममेट। युनफेंग पूछता है कि इसके अलावा इसका और क्या अर्थ हो सकता है। शूली कुछ देर सोचती है। युनफेंग मुस्कुराकर बताता है कि पार्टनर का अर्थ जीवन साथी या स्पाउस भी हो सकता है। वो शूली को प्यार से डमी कहता है। शूली जवाब देती है कि टीममेट हो या स्पाउस, आखिर दोनों का मतलब। तभी चाओ जिंघाई वहां पहुंच जाता है। वो युनफेंग और शूली को स्टॉल पर बैठा देखकर ताना मारता है कि शायद प्रोफेसर शू के पास रेस्टोरेंट में खाने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए वो शूली के साथ रोड साइड स्टॉल पर बैठा है। युनफेंग पूछता है कि इतनी वार्निंग्स के बाद भी चाओ उनके पास आने की हिम्मत कैसे कर रहा है। शूली उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती कि युनफेंग पहले लड़ाई शुरू करे। चाओ रिकॉर्डिंग का जिक्र करके कहता है कि केवल उसकी आवाज रिकॉर्ड करके युनफेंग उसे नीचे नहीं गिरा सकता। वो युनफेंग की कोशिशों और कैपेबिलिटी दोनों का मजाक उड़ाता है। फिर वो शूली की तरफ देखकर कहता
कहता है कि इतनी अच्छी लड़की होने के बावजूद युनफेंग उसे पब्लिक में स्टॉल लगाकर सामान बेचने दे रहा है। उसके अनुसार ये इस बात का प्रूफ है कि युनफेंग शूली का खर्च उठाने के लायक नहीं है। चाओ कहता है कि अगर युनफेंग शूली को सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसे शूली को शाओ के पास भेज देना चाहिए। युनफेंग उसे अपनी घटिया सोच उनके रिलेशनशिप से दूर रखने को कहता है। वो याद दिलाता है कि शाओ और उसकी सैलरी लगभग बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि शाओ के पास फैमिली का पैसा है, जबकि युनफेंग और शूली अपने हाथों की मेहनत से कमाते हैं। युनफेंग कहता है कि अपनी मेहनत से पैसा कमाना सम्मान की बात है। शूली भी शाओ की बातें सुनने के बजाय युनफेंग को वहां से चलने के लिए कहती है। वो चाओ को दिन दहाड़े खुला घूमता हुआ किसी का आवारा कुत्ता बताकर नजरअंदाज कर देती है। शूली और युनफेंग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन चाओ पीछे से शूली को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। शूली तुरंत उससे अपना हाथ छोड़ने को कहती है। वो चाओ से छूटकर दूर चली जाती है। चाओ घबराकर बार बार उसका नाम पुकारने लगता है। पास मौजूद एक व्यक्ति उसे बताता है कि शूली वहीं खड़ी है। शूली चाओ की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो सीधे युनफेंग के पास जाती है और उससे घर चलने के लिए कहती है। चाओ कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शूली उसके साथ रुकने के बजाय युनफेंग के साथ चली जाती है। युनफेंग गंभीरता से शूली को समझाता है कि वो हमेशा अकेले स्ट्रीट स्टॉल नहीं लगा सकती। आज पहले ली शुएगांग उसे परेशान करने आया और उसके बाद चाओ जिंघाई भी पहुंच गया। युनफेंग कहता है कि शूली जवान और सुंदर है, इसलिए उसे अकेले छोड़कर वो निश्चिंत नहीं रह सकता। शूली जवाब देती है कि वो अपनी सिचुएशन खुद संभाल सकती है। अगर चिंता करने की बात है तो उसे युनफेंग की ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उसके आसपास हमेशा बहुत सी जवान और सुंदर स्टूडेंट्स रहती हैं। युनफेंग तुरंत कहता है कि वो किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा। कुछ समय बाद गेंगजी एक बार फिर शूली का रास्ता रोक लेता है। इस बार वो पहले नरमी से कहता है कि शूली उसे एक और मौका दे दे, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। शूली उसे दूर रखने के लिए हाथ उठाती है तो गांगजी पूछता है कि क्या वो सच में उसे मार सकती है। वो उसे दोनों के पुराने और अच्छे दिनों के बारे में सोचने को कहता है। उसका सवाल है कि क्या शूली के मन में अब उसके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं बची हैं। शूली जवाब देती है कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब उसकी जिंदगी में युनफेंग है और गांगजी के साथ वापस जाना इम्पॉसिबल है। गांगजी पूछता है कि शू युनफेंग में आखिर ऐसा क्या खास है। लुक्स के मामले में वो खुद को युनफेंग से कम नहीं मानता। एजुकेशन की बात की जाए तो वो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। इसके अलावा वो शूली का पहला आदमी था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि शूली ने युनफेंग को क्यों चुना। शूली बताती है कि युनफेंग ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। उससे मिलने के बाद ही उसे प्यार करने और बदले में प्यार पाने का असली मतलब समझ आया। युनफेंग ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और फैमिली के मुखिया की जिम्मेदारी का अर्थ समझाया है। गांगजी कहता है कि अगर शूली को यही सब पसंद है तो वो भी सीख सकता है, लेकिन शूली समझाती है कि दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब उनके बीच बात करने जैसा कुछ नहीं बचा। गांगजी जाने से इनकार कर देता है। वो आरोप लगाता है कि युनफेंग ने भी लगातार शूली के पीछे पड़कर ही उसे हासिल किया था। उसके अनुसार शूली को ऐसे ही आदमी पसंद हैं, इसलिए वो भी अब पीछा नहीं छोड़ेगा। शूली मदद के लिए चिल्लाने की वार्निंग देती है। गांगजी बेखौफ होकर उसे चिल्लाने के लिए कहता है। आसपास से गुजरने वाले सभी लोग अपने बिजनेस में बिजी हैं और किसी के पास शूली की मदद करने का समय नहीं है। इसके बाद गांगजी उसे गंभीर धमकी देता है। वो कहता है कि अगर इसी समय उसे खींचकर किसी सुनसान गली में ले जाएं और उसके साथ फिर वही करे, तब भी कोई उसे बचाने नहीं आएगा। तभी शूली की माँ वहां पहुंच जाती है। वो गांगजी को अपनी बेटी को फिर परेशान करते देखकर उस पर चिल्लाती है। गांगजी शूली की माँ को देखकर पीछे हटता है और वहां से चला जाता है। शूली माँ को देखकर राहत महसूस करती है। डॉस माँ कहती है कि गांगजी को जाने दे, क्योंकि वो अपनी बेटी से किसी ज़रूरी काम के लिए मिलने आई है। शूली की माँ सबसे पहले युनफेंग के बारे में पूछती है। शूली बताती है कि आज उसकी क्लास है। माँ जानना चाहती है कि वो कब फ्री होगा, लेकिन शूली कहती है कि प्रॉब्लम जो भी है माँ सीधे उसे बता सकती है। माँ हिचकते हुए बताती है कि वो पैसे उधार लेने आई है। शूली अचानक पैसे की ज़रूरत का कारण पूछती है। माँ बताती है कि शुबिन गिर गया था और उसके पैर में कुछ नेल्स घुस गए। फिलहाल उसकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन अच्छे इलाज और मेडिसिन के लिए उनके पास पूरे पैसे नहीं हैं। अगर सही इलाज नहीं हुआ तो माँ को डर है कि उसके पैर में परमानेंट प्रॉब्लम आ सकती है। माँ जानती है कि शूली की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, इसीलिए उसने सोचा था कि शायद मिस्टर शू किसी तरह कुछ पैसे अरेंज कर सकेगा। शूली पूछती है कि इलाज के लिए कितने पैसे कम हैं। माँ एग्जैक्ट अमाउंट बताते हुए कहती है कि उसे 342 युआन और 96 सेंट्स चाहिए। शूली अपनी कमाई निकालकर माँ को दे देती है। इतने पैसे देखकर माँ घबरा जाती है। वो पूछती है कि शूली को ये सब कहाँ से मिला और कहीं वो शहर में कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रही।
शूली साफ करती है कि ये पैसे उसने कपड़े बेचकर कमाए हैं। फिर वो माँ से कहती है कि शुबिन इलाज का इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए पैसे लेकर तुरंत घर जाए। माँ पैसे लेकर गांव लौट जाती है और शूली दोबारा अपने सामान की तरफ ध्यान देती है। माँ के जाने के बाद अचानक मौसम ख़राब हो जाता है। बारिश शुरू होने पर शूली को अपने स्टॉल पर रखे कपड़ों की चिंता होती है। वो घबराकर पूछती है कि अब उसके गुड्स का क्या होगा। युनफेंग उसे बारिश में भीगा देखकर घर ले आता है। वो शूली को रोने से मना करता है और कहता है कि सामान से ज़्यादा ज़रूरी उसकी सेहत है। अगर गुड्स खराब भी हो गए तो दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शूली को कोल्ड नहीं होना चाहिए। वो उसके लिए जिंजर सूप बनाता और गर्म रहते हुए पीने को कहता है। शूली की हालत देखकर युनफेंग बताता है कि उसे इस तरह हवा और बारिश में काम करते देखना बहुत तकलीफ देता है। युनफेंग प्रस्ताव रखता है कि वो शूली को प्रॉपर स्टोर फ्रंट रेंट करने के लिए पैसे देगा। शूली तुरंत मना करती है, लेकिन युनफेंग इसे पर्सनल मदद के बजाय उसके क्लोथिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बताता है। उसका कहना है कि वो शूली को हर दिन खुले आसमान के नीचे संघर्ष करते नहीं देख सकता। अगर उसके पास अपनी शॉप होगी तो बिजनेस भी सुरक्षित रहेगा। भविष्य में कोई फॉरेन कस्टमर कपड़े खरीदने आए तो उसे रिसीव करने के लिए उचित जगह भी होगी। शूली कुछ सोचने के बाद उसका प्रपोजल मान लेती है। वो वादा करती है कि बिजनेस से प्रॉफिट होने पर युनफेंग को उसका हिस्सा देगी। युनफेंग उसकी बात स्वीकार करता है। फिर दोनों के बीच हल्की सी नज़दीकी बढ़ती है। युनफेंग पूछता है कि क्या वो सेटिस्फाइड है। शूली मुस्कुराकर हाँ कहती है। युनफेंग बताता है कि समय के साथ उसे शूली पहले से भी ज़्यादा पसंद आने लगी है। यहाँ तक कि क्लास पढ़ाते समय भी वो शूली के बारे में सोचता रहता है और बिना कारण मुस्कुराने लगता है। उसके स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है। शूली उससे पूछती है कि क्या वो सच में इतनी अच्छी है। युनफेंग जवाब देता है कि पहली मुलाकात से ही उसके मन में शूली के लिए फीलिंग्स बनने लगी थीं। शूली उसकी बात पकड़कर मजाक करती है कि इसका मतलब युनफेंग ने बहुत पहले से उस पर नजर रखी हुई थी। दोनों को रोमांटिक बातें करते देखकर प्रॉपर्टी एजेंट बीच में पूछता है कि वे शॉप रेंट करना चाहते हैं या नहीं। वो बताता है कि लैंडलॉर्ड को जल्दी टेनेंट चाहिए, इसलिए ईयरली रेंट 1000 युआन रखा गया है। शॉप में इनर और आउटर 2 हिस्से हैं, जिनका टोटल एरिया लगभग 80 स्क्वायर मीटर्स है। शूली अंदर वाले रूम में रह सकती है और वहीं अपना स्टॉक भी रख सकती है। जगह और टर्म्स सुनने के बाद युनफेंग तुरंत शॉप रेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहता है। एग्रीमेंट तय होने पर एजेंट दोनों को प्रॉस्परस बिजनेस की शुभकामना देता है। साथ ही वो उन्हें हस्बैंड वाइफ समझकर जल्द बच्चा होने की भी शुभकामना दे देता है। शॉप की बात तय होने के तुरंत बाद एक व्यक्ति युनफेंग को बुलाने आता है। वो बताता है कि युनफेंग के घर से कॉल आया था और उसके पिता के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही युनफेंग परेशान हो जाता है और वापस होम टाउन जाने की तैयारी करता है। शूली उसके लिए कैल्शियम टैबलेट्स खरीद कर लाती है। वो कहती है कि उम्रदराज आदमी के लिए फ्रैक्चर छोटी बात नहीं होती, इसलिए युनफेंग को अपने पिता की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। वो युनफेंग से तुरंत घर जाने को कहती है और भरोसा देती है कि उसकी एब्सेंस में दुकान तथा यहाँ के बाकी सभी काम वो संभाल लेगी। युनफेंग उसके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता है। शूली दोबारा उसे जल्दी निकलने के लिए कहती है। युनफेंग सारी जिम्मेदारी शूली को सौंपकर अपने पिता के पास चला जाता है। युनफेंग के होम टाउन जाने के बाद चाओ जिंगहाई अकेले शूली की शॉप पर आ जाता है। वो बताता है कि उसे खबर मिली है कि मिस्टर शू अपने घर गया है। फिर वो पूछता है कि उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। शूली सवाल का जवाब देने के बजाय पूछती है कि शाओ यहाँ क्यों आया है। चाओ कहता है कि वो कपड़े खरीदने आया है। शूली उसे दूसरी शॉप देखने के लिए कहती है क्योंकि उसके कपड़े शाओ पर सूट नहीं करेंगे, लेकिन शाओ एक शर्ट उठाकर पहनने लगता है। शूली पूछती है कि वो क्या कर रहा है। शाओ जवाब देता है कि वो केवल कपड़ा ट्राई कर रहा है। शर्ट पहनने के बाद वो शूली से पूछता है कि कैसा लग रहा है और इसका प्राइस कितना है। शूली झुंझलाकर कहती है कि वो उसे ये शर्ट नहीं बेचेगी और कपड़ा वापस मांगती है। चाओ बिना बहस किए शर्ट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाता है। कुछ सोचने के बाद शूली उसे रोक देती है। वो शर्ट चाओ को गिफ्ट कर देती है। शूली समझाती है कि क्लासरूम का चाओ को उम्मीद नहीं थी कि शूली उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। वो गिफ्ट स्वीकार करके उसे देखता रह जाता है। कुछ समय बाद शूली की क्लोथिंग शॉप की ग्रैंड ओपनिंग होती है। वो जोर जोर से कस्टमर्स को अंदर आकर कपड़े देखने के लिए बुलाती है। ओपनिंग ऑफर में कपड़े खरीदने पर फ्री हैंगर दिया जा रहा है। चाओ भी दुकान के सामने खड़ा होकर अपने अलग अंदाज में प्रमोशन करने लगता है। वो लोगों से कहता है कि इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज भी उनके सामने खड़ी लड़की से ज्यादा सुंदर नहीं है और ये शर्ट पहनने के बाद कस्टमर की खूबसूरती दोगुनी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर दुकान के अंदर आने लगते हैं। चाओ एक महिला और उसकी बेटी को कपड़े दिखाता है। वो कहता है कि ड्रेस का कट बहुत अच्छा है और लड़की इसे पहनकर फूल जैसी सुंदर लगेगी। महिला उसकी बढ़ा चढ़ाकर की गई तारीफ पर हंसती है। चाओ तुरंत फ्री हैंगर और ओपनिंग डिस्काउंट की बात दोहराता है। वो कहता है कि बेटी ड्रेस पहनकर सुंदर लगेगी तो सभी लोग उसकी माँ की पसंद की भी तारीफ करेंगे।
लड़की को कपड़ा पसंद आ जाता है। माँ केवल चाओ की स्वीट टॉकिंग के कारण ड्रेस खरीदने के लिए तैयार हो जाती है और पेमेंट काउंटर पूछती है। चाओ ओरिजिनल प्राइस 399 युआन बताता है, फिर ड्रामेटिक तरीके से कहता है कि ओपनिंग ऑफर में इसे 399 या 199 में नहीं, केवल 99 युआन में दिया जा रहा है। कपड़े के साथ हैंगर भी फ्री मिलेगा। ये ऑफर सुनकर दूसरी कस्टमर भी वही ड्रेस खरीदना चाहती है। धीरे धीरे दुकान में बिक्री बढ़ जाती है। सुबह की सेल के बाद चाओ गर्व से शूली को बताता है कि उसने लगभग 800 युआन का सामान बेचने में मदद की है। वो पूछता है कि शूली अब उसे कैसे धन्यवाद देगी। शूली कहती है कि उसे चाओ की मदद की ज़रूरत नहीं थी, सामान आज नहीं तो बाद में बिक ही जाता। चाओ उन शर्ट्स की तरफ इशारा करता है जो बारिश में भीग गई थीं। वो समझाता है कि अगर उसने प्रमोशन लगाकर उन्हें नहीं बेचा होता तो पुराना स्टॉक शूली के पास ही पड़ा रहता। इसके बाद चाओ मजाक में अपनी मदद का पेमेंट मांगता है, याद दिलाता है कि वो उसे डिनर ट्रीट देगी, मगर न तो उसने खाना खिलाया और ऊपर से युनफेंग ने उसे मारा भी। शूली ने भी उस पर ठंडा पानी डाल दिया था। वो मजाक में पूछता है कि क्या शूली और उसका फ्यूचर हस्बैंड अपने गेस्ट के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं। शूली उसे याद दिलाती है कि उस दिन उसने क्या किया था। चाओ मानता है कि पहले उसके इरादे सही नहीं थे, लेकिन अब वो सच में शूली की मदद करना चाहता है। उसने दुकान का काफी सामान भी बिकवा दिया है। बदले में शूली कम से कम एक बोल नूडल्स तो खिला ही सकती है। शूली शर्त रखती है कि वो उसे खाना खिला सकती है, लेकिन यूफेंग भी उनके साथ होना चाहिए। यूफेंग के बिना वो चाओ के साथ अकेले डिनर पर बिल्कुल नहीं जाएगी। चाओ कहता है कि अगर शूली ने उसे ट्रीट नहीं दी तो वो दुकान से नहीं जाएगा। शूली उसे वहीं खंबे की तरह खड़े रहने के लिए कहकर कस्टमर की तरफ ध्यान देती है। एक महिला सॉक्स खरीदने आती है। चाओ तुरंत उसके सामने दावा करता है कि शू युनफेंग ने उससे मदद ली थी और अब फेवर लौटाने से इनकार कर रहा है। वो खुद को पेमेंट कलेक्ट करने आया हुआ बताता है। कस्टमर उसकी बात पर विश्वास करके कहती है कि उसने मिस्टर शू को ऐसा आदमी नहीं समझा था। शूली सोचती है कि अगर चाओ दुकान में खड़ा रहा तो न जाने युनफेंग के बारे में कितनी गलत बातें फैलाएगा, इसलिए वो समझ जाती है कि आज उसे खाना खिलाए बिना पीछा नहीं छूटेगा। वो शाओ से पूछती है कि वो क्या खाना चाहता है। शाओ खुशी से जवाब देता है कि शूली ट्रीट दे रही है तो कुछ भी चलेगा। चाओ शूली को रेस्टोरेंट ले जाने के बजाय सिनेमा के सामने ले आता है। शूली पूछती है कि खाना खाने की बात करके वो उसे यहाँ क्यों लाया। चाओ कहता है कि वो शूली के साथ एक मूवी देखना चाहता है। इसके बाद उसका व्यवहार अचानक गंभीर हो जाता है। वो बताता है कि उसके आसपास के लोग, यहाँ तक कि शूली और युनफेंग भी, उसके असली रूप को नहीं जानते। चाओ पहले ऐसा आदमी नहीं था। बचपन में उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। उसे पिता की देखभाल और माँ का प्यार दोनों मिले थे, लेकिन मिडिल स्कूल के दौरान उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। उसकी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ साउथ चली गई और शाओ अपने पिता के पास रह गया। पिता उसे पैसे ज़रूर देते थे, लेकिन उसके जीवन या फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं करते थे। वे हर दिन अलग अलग महिलाओं के साथ घूमने में बिजी रहते थे। इससे चाओ काफ़ी समय तक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गया। वो हर दिन वीडियो गेम्स खेलता और सड़कों पर आवारा घूमता रहता था। फिर एक दिन अचानक उसने दोबारा पढ़ने का डिसीजन लिया। उसने हाई स्कूल से मेहनत शुरू की और आखिर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास में एक लड़की थी। वो शूली की तरह थॉटफुल और इंडिपेंडेंट थी। कुछ समय बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। वे साथ लाइब्रेरी जाते, स्पोर्ट्स ग्राउंड पर घूमते और फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करते थे। चाओ को लगता था कि ये सुंदर समय हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन जूनियर ईयर की समर वेकेशन में वो लड़की अपने होम टाउन जा रही थी। रास्ते में उसकी बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। चाओ आगे पूरी बात बोल नहीं पाता, लेकिन शूली समझ जाती है कि वॉलेट में रखी फ़ोटो उसी एक्स गर्लफ्रेंड की थी और वो एक्सीडेंट में मर गई थी। शूली उसके नुकसान के लिए दुख जताती है। चाओ बताता है कि उस घटना के बाद वो पूरी तरह बदल गया। वो आसपास की हर चीज़ से इंडिफरेंट हो गया और बिना किसी उद्देश्य के जीता रहा। फिर उसकी मुलाकात शूली से हुई। शूली को देखकर उसे लगा जैसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वापस आ गई हो। चाओ मानता है कि शूली और युनफेंग का रिलेशनशिप अच्छा है, फिर भी अब उसे शूली से सच में प्यार होने लगा है। जिस रात शूली ने उस पर ठंडा पानी डाला था, उस रात भी वो सो नहीं पाया। वो शूली से एक मौका मांगता है, सिर्फ उसे परस्यू करने का मौका। शूली उसकी बात सुनकर उठने लगती है। चाओ बार बार उसका नाम पुकारता है और कुछ देर रुकने की विनती करता है। वो कहता है कि शूली कम से कम उसके साथ ये आखिरी मूवी पूरी देख ले। चाओ की कहानी सुनने के बाद शूली तुरंत उसे अकेला छोड़कर नहीं जाती। वो मूवी खत्म होने तक रुकने के लिए तैयार हो जाती है। मूवी के दौरान चाओ फिर अपने सवाल का जवाब मांगता है। शूली बिना किसी कंफ्यूजन के कहती है कि वो शू युनफेंग से प्यार करती है। इस जिंदगी में उसके लिए युनफेंग ही एकमात्र आदमी है। चाओ की कहानी सुनकर उसे उसके लिए दुख जरूर होता है। अब वो ये भी मानती है कि चाओ पूरी तरह बुरा आदमी नहीं है, लेकिन सिंपैथी और प्यार अलग चीजें हैं, इसलिए वो चाओ को कभी स्वीकार नहीं करेगी। सिनेमा से निकलने के बाद शूली
ब्रदर है के पास जाकर फ़ोन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगती है। वो अपने छोटे भाई शुबिन को कॉल करती है और उसकी तबीयत पूछती है। वो ठीक है। फिर वो अपनी बहन का हाल पूछता है। शूली कहती है कि वो भी ठीक है, लेकिन अभी अभी उसने एक टीचर का बहुत दुखद पास्ट सुना है। उसे वो आदमी और उसकी ज़िंदगी में आई लड़की दोनों पर दया आ रही है। वो भावुक होकर पूछती है कि लोगों की ज़िंदगी में इतनी तकलीफ क्यों होती है। फिर शूली अपने बारे में बताती है। स्कूल में उसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे और उसकी हेल्थ भी ठीक थी, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले दिन उसे हीट स्ट्रोक हो गया। इसी वजह से वो ठीक से एग्ज़ाम नहीं दे सकी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तभी दूसरी तरफ से शुबिन को डॉक्टर के पास जाने के लिए बुलाया जाता है। शूली उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए कहकर कॉल खत्म कर देती है। फोन रखने के बाद ब्रदर है उसे समझाता है कि जिंदगी में कुछ भी पूरी तरह प्लान के अनुसार नहीं होता। इसके बाद वो बताता है कि मिस्टर शू किसी जरूरी काम से शूली को खोज रहा है। वो उसे तुरंत युनफेंग के पास जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ युनफेंग होम टाउन से वापस आ चुका होता है। वो शूली का नाम पुकारते हुए घर में उसे खोजता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। आखिर शूली वापस आती है। वो युनफेंग को इतनी जल्दी लौटा देखकर पूछती है कि उसके पिता की हालत कैसी है। युनफेंग बताता है कि उसने अपने कजिन को पिता की देखभाल के लिए बुला लिया है। फिर वो शूली से पूछता है कि वो कहाँ गई थी। घर आने पर शूली यहाँ नहीं थी। युनफेंग उसे शॉप, उसके पुराने रेंटेड रूम और कन्वीनियंस स्टोर तक खोज चुका है। शूली फैसला करती है कि वो उससे कोई बात नहीं छिपाएगी। वो बताती है कि उसे शाओ के साथ डिनर करना था, लेकिन शाओ उसे सिनेमा ले गया। वहाँ उसे शाओ के पास्ट से जुड़ी एक ज़रूरी बात पता चली। शाओ का नाम सुनते ही युनफेंग गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि उसके पास अभी भी चाओ की पुरानी रिकॉर्डिंग है। इतनी वार्निंग के बाद भी चाओ ने शूली को परेशान करने की हिम्मत की। शूली उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो समझाती है कि चाओ की जिंदगी में भी अपनी डिफिकल्टीज रही हैं। ये सुनकर युनफेंग पूछता है कि क्या शूली को अब चाओ पर दया आने लगी है। वो नाराज होता है कि शूली उस आदमी का पक्ष क्यों ले रही है। शूली कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर युनफेंग के अनुसार दुखद पास्ट किसी के गलत बिहेवियर का एक्सक्यूज नहीं बन सकता। वो चाओ को जवाब देने जाना चाहता है। शूली उसे रोककर कहती है कि उसके और चाओ के बीच कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है कि क्या युनफेंग को अपने रिलेशनशिप पर इतना भी भरोसा नहीं है। युनफेंग कहता है कि वो भरोसा करना चाहता है, लेकिन शुरू से ही कई बातें ऐसी हुई हैं जिनके कारण वो परेशान है। शूली उसकी अधूरी बात का गलत मतलब समझती है। वो पूछती है कि क्या युनफेंग भी उसे कोई कैरेक्टरलेस महिला मानता है, जो किसी पुरुष की कुछ स्वीट बातें सुनकर उसके साथ चली जाएगी। वो दुखी होकर कहती है कि उसने युनफेंग को पहचानने में गलती की और वहाँ से चली जाती है। अकेली बैठी शूली रोते हुए कहती है कि वो केवल किसी अच्छे इंसान के साथ शांत और खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती है, फिर भी उसके लिए ये सिंपल इच्छा पूरी करना इतना मुश्किल क्यों है। कुछ समय बाद युनफेंग उसे खोज लेता है। वो कहता है कि उसे पहले से पता था कि शूली यहीं मिलेगी। युनफेंग उसके पास बैठकर माफ़ी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि उसे शूली के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसका कहना है कि वो बस उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हो गया था। जवाब देती है कि ये केवल चिंता नहीं थी। युनफेंग ने उसके कैरेक्टर और लॉयल्टी पर भरोसा नहीं किया। युनफेंग जल्दी में कह देता है कि आगे से वो उसकी चिंता ही नहीं करेगा। फिर अपनी बात सुधारते हुए कहता है कि उसका मतलब है अब से वो शूली पर हमेशा विश्वास करेगा। वो शूली से अपने साथ घर लौटने की विनती करता है, मगर शूली अभी कुछ देर अकेले शांति से बैठना चाहती है। युनफेंग उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए कहता है कि वो भी वहीं बैठेगा। दोनों बिना कुछ बोले साथ साथ शांत रह सकते हैं। उसी समय पास में एक दूसरी लड़की और कियान यू नाम के आदमी के बीच जोरदार झगड़ा चल रहा होता है। लड़की बार बार उसका नाम पुकार कर पूछती है कि क्या एक गलती के कारण वो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। कियान यू खुद को यूनिवर्सिटी टीचर बताते हुए लड़की को केवल हाई स्कूल ग्रेजुएट वर्कर कहता है। वो साफ कहता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। लड़की दुखी होकर पूछती है कि अगर वो उसे इतना नीचे समझता है तो उस दिन उसे बहलाकर शारीरिक संबंध क्यों बनाए। कियान यू इसे केवल एक मोमेंट्री मिस्टेक बताता है और उससे पीछा छोड़ने के लिए कहता है। वो दावा करता है कि दोनों साथ रहें तो कभी खुश नहीं होंगे। इसके बदले वो लड़की को कोई भी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार है। लड़की कहती है कि शियान यू के लिए ये छोटी बात हो सकती है क्योंकि वो आदमी है, मगर एक जवान महिला के लिए उस समय समाज में ऐसी बात सामने आने के बाद लोगों का सामना करना मुश्किल है। वो इतनी निराश हो जाती है कि मरने की बात कहने लगती है। आसपास के लोग भी उनकी बातचीत सुन लेते हैं। कियान यू उनसे ही अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछने लगता है। लोग उसे फटकारते हैं कि अगर लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी तो शुरुआत में उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कियान यू मानता है कि उसने गलत किया, लेकिन फिर भी कहता है कि वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। वो किसी अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड फैक्ट्री वर्कर को अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। शूली उसकी बात का विरोध करती है। वो पूछती है कि एजुकेशन या कल्चर कम होने का मतलब ये कैसे
से हो गया कि लड़की का कोई फ्यूचर नहीं है। यूनफेंग भी चियान यू का असली कैरेक्टर देखकर कहता है कि अगर वो ऐसी सोच रखने वाला आदमी है तो दोनों को आगे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। क्यान यू शूली से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने ये बात उसके लिए नहीं कही थी। शूली जवाब देती है कि उसे शूली से नहीं, उस लड़की से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यान यू अपनी गलती सुधारने के बजाय कहता है कि उसने शादी का प्रॉमिस केवल मजाक में किया था, लेकिन लड़की ने उसे सच मान लिया। जब लड़की की हालत और बिगड़ती है तो वो डरकर जिम्मेदारी लेने तथा शादी करने की बात कहता है, मगर अगले ही पल वो फिर निर्दयता दिखाता है। वो कहता है कि अगर लड़की इस बात से बाहर नहीं निकल सकती तो उसका मर जाना ही ठीक होगा। ये सुनकर यूनफेंग उसे एनिमल कहता है। क्यान यू की बातें सुनने के बाद शूली बहुत परेशान हो जाती है। वो यूनफेंग से पूछती है कि दो इंसानों के कैरेक्टर में इतना बड़ा फ़र्क कैसे हो सकता है। एक तरफ यूनफेंग है जो हर सिचुएशन में उसकी प्रोटेक्शन और सम्मान की चिंता करता है, दूसरी तरफ क्यान यू है जिसने एक लड़की का फ़ायदा उठाकर उसे अनएजुकेटेड बताकर छोड़ दिया। शूली कहती है कि वो बहुत लकी है कि उसकी मुलाकात यूनफेंग से हुई। यूफंग जवाब देता है कि शूली को पाकर वो भी उतना ही लकी है। इसके बाद यूफंग उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। उसके पास शूली को बताने के लिए एक सीरियस और बहुत बड़ी बात है। दोनों वहाँ से घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर यूफंग शूली के सामने पैसों का एक बड़ा बंडल रखता है। इतने पैसे देखकर शूली हैरान होकर पूछती है कि ये कहाँ से आया। यूफेंग बताता है कि होम टाउन जाने पर उसने अपने पिता को शूली के बारे में सब कुछ बताया था। उसके पिता को शूली बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने ये पैसा उसके लिए बिट्रोथल गिफ्ट के रूप में भेजा है। शूली तुरंत पैसे लेने से मना कर देती है। उसे लगता है कि ये यूनफेंग के पिता की रिटायरमेंट सेविंग्स है और वो उनका पैसा नहीं ले सकती। यूनफेंग समझाता है कि ये उसके लिए भेजा गया बिट्रोथल मनी है, इसलिए अब इसी पर शूली का अधिकार है, लेकिन शूली अपनी बात पर कायम रहती है। वो यूनफेंग को अपने फैमिली की कमजोर फाइनेंशियल कंडीशन याद दिलाती है। इसी वजह से वो शादी के नाम पर उसके परिवार से कोई पैसा नहीं लेना चाहती। शूली की इच्छा है कि दोनों अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों पर शादी करें और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। यूनफेंग उसके डिसीजन को मान लेता है। वो कहता है कि फिलहाल ये पैसा अपने पास सुरक्षित रखेगा। भविष्य में जब उनकी शादी होगी या उनका बच्चा होगा तब इसे छोटे फैमिली की शुरुआत के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाद में शूली अपनी कमाई यूनफेंग के सामने रखकर उसे भी काउंट करने को कहती है। यूनफेंग मना कर देता है। वो चाहता है कि शूली अपनी मेहनत का पैसा खुद के पास रखे। मजाक में यूनफेंग कहता है कि अगर शूली सच में अपने पैसे खर्च करना चाहती है तो उसे मूवी दिखा सकती है। शूली पूछती है कि क्या अब उसे यूनफेंग को ट्रीट देनी होगी। यूनफेंग हाँ कहता है। उसकी एक खास कंडीशन है, वो वही मूवी देखना चाहता है जो शूली ने उस दिन चाओ जिंघाई के साथ देखी थी। दोनों सिनेमा पहुंचकर पिछली मूवी का नाम याद करने की कोशिश करते हैं। शूली ठीक से याद नहीं कर पाती कि चाओ के साथ उसने कौन सी मूवी देखी थी। आखिर वो सामने लगी एक मूवी चुनकर कहती है कि इसी को देख लेते हैं। यूनफेंग तुरंत याद दिलाता है कि आज के टिकट्स और बाकी खर्च की जिम्मेदारी शूली की है। शूली उसकी कंडीशन मान लेती है और दोनों मूवी देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिनेमा के पास दोनों को शाओ जिंघाई अकेले शराब पीता हुआ मिल जाता है। यूनफेंग उसे इतनी ज्यादा अल्कोहल न पीने की सलाह देता है। चाओ नशे और गुस्से में यूनफेंग को अच्छा आदमी बनने का दिखावा बंद करने को कहता है। वो उसे वहां से चले जाने का आदेश देता है क्योंकि वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। शूली यूनफेंग से कहती है कि वो शाओ से अकेले कुछ बात करना चाहती है। यूनफेंग पहले उसकी बात सुनकर रुकता है, लेकिन शूली दोबारा भरोसा दिलाती है कि वो सिचुएशन संभाल लेगी। चाओ जाते हुए यूनफेंग को वार्निंग देता है कि जब तक उसकी और शूली की शादी नहीं हुई है तब तक उसके पास शूली को जीतने का मौका है। शूली उसके सामने बैठकर कहती है कि आज वो भी उसके साथ ड्रिंक करेगी। चाओ पूछता है कि वो अचानक शराब क्यों पीना चाहती है। शूली कहती है कि उसका मूड खराब है। वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई और लाई शुएगांग ने उसके प्यार का फायदा उठाया, इसलिए वो भी शराब में अपना दुख डुबाना चाहती है। चाओ तुरंत समझ जाता है कि शूली झूठ बोल रही है। एंट्रेंस एग्जाम कई महीने पहले हो चुका था और गैंगजी से उसका ब्रेकअप भी पुरानी बात है। अब अचानक उन बातों के कारण शराब पीने का कोई मतलब नहीं बनता। शूली यही लॉजिक चाओ के सामने रखती है। वो कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को मरे भी कई साल हो चुके हैं। अब शराब में डूबने से वो वापस नहीं आएगी और शाओ का दुख भी खत्म नहीं होगा। वो उसे सोचने के लिए कहती है कि अगर वो लड़की आज जीवित होती तो क्या शाओ की इस हालत को देखकर उससे प्यार करती। शूली की बात शाओ के दिल तक पहुंचती है। वो अल्कोहल छोड़कर उसकी सलाह मानने को तैयार हो जाता है, मगर साथ ही कहता है कि शूली को
को परस्यू करना अभी नहीं छोड़ेगा। शूली उसे पहले ही इस कोशिश का रिजल्ट बता देती है। उसके दिल में केवल युनफेंग है और किसी दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है। चाओ पूछता है कि शू युनफेंग में आखिर ऐसा क्या खास है कि शूली उसके प्रति इतनी लॉयल है। वो खुलकर दावा करता है कि उसके पास युनफेंग से कहीं ज्यादा पैसा है। तभी युनफेंग वापस लौट आता है। वो शूली को बताता है कि काफी देर से उसे खोज रहा था। उसके हाथ में वही पैसे होते हैं जो पिता ने बेट्रोथल गिफ्ट के लिए दिए थे। शूली चाओ से कहती है कि युनफेंग के पास पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज है, एक सिंसियर हार्ट। चाओ समझ जाता है कि पैसा दिखाकर वो शूली का डिसीजन नहीं बदल सकता। वो वहां से जाने के लिए उठ जाता है। उसके जाने से पहले चाओ युनफेंग से पूछता है कि वो इतनी देर से शूली से अकेले बातें कर रहा था, फिर भी क्या उसे गुस्सा नहीं आया। युनफेंग बिना झिझक जवाब देता है, मुझे शूली पर भरोसा है। कुछ देर बाद वो चाओ से कहता है कि भविष्य में जब भी उसे किसी के साथ ड्रिंक करना हो तो कॉल कर सकता है। अगर उसे गर्लफ्रेंड खोजनी हो तो युनफेंग और उसकी वाइफ मिलकर किसी अच्छी लड़की से उसका परिचय करवा देंगे। चाओ उनकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। चाओ के जाने के बाद युनफेंग उत्सुक होकर शूली से पूछता है कि उसने उसे इतनी आसानी से कैसे समझा दिया। शूली मुस्कुराकर जवाब देती है, ये सीक्रेट है। युनफेंग उसके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को पकड़ लेता है। वो कहता है कि शूली ने सीक्रेट सही तरीके से नहीं बोला। वो उसे पास बुलाकर सही प्रोनाउंसिएशन महसूस करने के लिए कहता है। युनफेंग धीरे धीरे वर्ड बोलकर उसका उच्चारण सिखाता है और शूली उसके पीछे सीक्रेट दोहराती है। इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। शूली आसमान की तरफ देखकर कहती है कि बारिश आ गई है और दोनों को जल्दी वापस जाना चाहिए। अंत में उनके साथ रहने की भावना को कुछ पंक्तियों में बताया जाता है। मौसम साफ हो तो साथ बैठकर बादल देखे जा सकते हैं और बारिश हो तो एक ही छत के नीचे गिरती बूंदों की आवाज सुनी जा सकती है। दुनिया का हर मौसम अपने समय पर खूबसूरत होता है। सच्चा प्यार करने वाले लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। धूप के दिनों में एक रास्ते पर साथ चलें और बारिश में एक ही छत के नीचे खड़े रहें। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।